अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूं आयशा। कैसे हैं आप लोग? खैर आफियत के साथ हैं और उम्मीद करती हूं जहां भी होंगे मज़े में होंगे। यार 2 दिन ना पूछे कैसे कैसे मेरे गुजरे, बहुत अच्छे गुजरे और बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम कह रही हूँ है ना। पिछली मतलब जब मैं पिछले वीकेंड वापस आई थी तो कह रही थी यार थक गई, ये किया वो किया। तो इस दफ़ा ना थोड़ा इन्जॉय किया मैंने, शॉपिंग इन्जॉय कर ली। और ये शॉपिंग वो वाली नहीं है जो आप समझ रहे हो, जो लेडीज़ कर रही होती है कपड़े शपड़े, नहीं नहीं, वो वाली शॉपिंग नहीं की यार। शॉपिंग ये थी कि जी घर की यूटिलिटी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें जो लेनी थी, तो ये भी खुशी हो जाती है यार। बाहर तो निकले किसी बहाने, तो बाहर घर से निकले, चाहे चीनी लेनी थी, चाहे हमने चावल लेने थे हमें सारी चीज़ें बता दूँ आपको क्या क्या लेना था, साबुन लेना था बर्तन धोने का। तो ये सारी चीज़ें लेने के लिए कल मैं बाहर आई और मैंने शॉपिंग की और अच्छा टाइम पास हो जाता है शॉपिंग करते हुए। तो मज़ेदार चीज़ है ये हम लोग के लिए। बीवियाँ जो भी होंगी ना तो कहेंगी हाँ यार मज़ा आता है शॉपिंग करते, चाहे विंडो शॉपिंग हो या वैसे विंडो शॉपिंग पे ना बहुत सारी बीवियाँ नाराज़ हो जाती हैं, मर्दों को अच्छी लगती है ये चीज़। अच्छा जी, बहरहाल लेकिन जब मर्द हजरात हैं, जो हस्बैंड हमारे लोग हैं, तो उनको पता है कि जेब से कितना पैसा जा रहा है और कितनी महंगाई। अच्छा शॉपिंग हो गई तो जब मैं गाड़ी में बैठी तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं आयशा तो पता है चीनी कितनी महंगी हो गई है तो कहते हैं इतनी तो जो हम अपने दुकानों से लेते हैं, शॉप से लेते हैं, उतना रेट तो नहीं था। यहाँ तो जो आप बड़े शॉपिंग मॉल पे आते हैं, बड़े यूटिलिटी स्टोर पे आते हैं, जो शॉप्स होती हैं वहाँ तो कुछ रेट जो है 5-10 रुपए ज़्यादा होते हैं। तो मुझे नाराज़ होने लग गए कि क्या तुक बनती है, आप रेट नहीं देखती और बस चीज़ें उठाए जाती हो। तो मैंने कहा यार अब छोड़ दो, अब हो गया तो हो गया ना यार, शॉपिंग तो हो गई। तो ये था कल की इंजॉयमेंट और मेरा यही हाल है। मैं कहती हूँ हर चीज़ को छोड़ो यार, टेंशन नहीं लेनी, जो होना है हो गया है। अब जो खर्चा हो गया तो वो हो गया है। बहरहाल तो वैसे खर्चा हो गया नहीं होना, इस पर जो है एहतियात करनी ज़रूरी है यार, बचत करनी बहुत ज़रूरी है। आगे जो है ना बच्चे हैं तो काम आते हैं। तो ये चीज़ें हमारी माएँ जो है हमें हमेशा सिखाती रही, बताती रही। लेकिन जब अब हम इस दौर में आए हैं, या मैं कहती हूँ कि जब से मैं जॉब करने लगी हूँ, तो यार मैंने कहा छोड़ो यार, ये तो खर्चे होने ही होने हैं, रोके ही नहीं जा सकते यार खर्चों को। क्योंकि जो बेसिक नीड्स हैं ये सारी चीज़ें हैं ना यार, ज़रूरत की हैं। चावल है, चीनी है, साबुन है, सर्फ है, केवली चीज़ें नहीं तो उसे नहीं इस्तेमाल करने का खाने, तो फिर बात वही होगी, तो फिर टेंशन नहीं लेनी। अच्छा आज जरा बच्चों के बारे में बात करते हैं। बच्चा पार्टी घर पे है और मैं तो बच्चों को बिल्कुल बाहर नहीं लेके जाती। थोड़ा कोरोना है तो मैं कहती हूँ यार बच्चे भी जिद नहीं करते। मतलब मैं कहती हूँ मेरे इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने प्यारे बच्चे हैं और 3 प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। बड़े 2 हो गए और मैं अक्सर कहती रहती हूँ और हम बुढ़े हो गए। तो वाकई जो है ना, मैं यहाँ जब आई तो मैंने यही कहा दोस्तों से, यार मैं बुढ़ी हो गई हूँ, अब मेरी एज हो गई है। तो मुझे कहते नहीं आयशा, आप वो पहले वाली रूही वाली आयशा से थोड़ा मुख्तलिफ है, हम मानते हैं। वो आयशा जब आई थी तो वो बहुत छोटी सी आयशा हुआ करती थी जब स्टार्ट किया था, 2007 की बात है। तो वाकई वक्त गुजरता है और पता ही नहीं चलता, बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं यार, एक्सेप्ट करना चाहिए, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमने भी बुढ़े होना है, ये टाइम है, पीरियड है। हमारे पेरेंट्स बुढ़े हो गए तो फिर हम भी तो वालिदैन बन चुके हैं यार। तो अब बात करते हैं आज हम बच्चों के हवाले से। मोटिवेशनल हमारे साथ स्पीकर हैं, उनसे हम जानते हैं कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए। और आजकल के जो बच्चे हैं जो ज़िद्दी हैं, मैं तो कहती हूँ ज़िद्दी बहुत हो गए बच्चे, और आपके सामने है पबजी बच्चे ने ज़िद की और नहीं माने, पेरेंट्स से रोका तो खुदकुशी भी कर ली। इस तरह के वाक़यात भी आजकल यार बहुत देखने में आते हैं। तो इन सब पे बात करते हैं। मैं तो बहुत बात कर चुकी हूँ। मोहम्मद वाजिद है हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं वाजिद? गुड मॉर्निंग। मैं हमेशा देखिए आज मैं बहुत खुश हूँ, नजर आ रहा है ना, नजर आ रहा है ना, बोलते हुए भी नजर आ रहा है कि थोड़ी सी शॉपिंग क्या कर ली, वो भी घर की कुछ चीजें लेनी, तो मैं इसमें खुश हो गई हूँ। नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद एक आधा सूट भी है ना वो साथ में मिल गया। अच्छा सूट का ना कुछ होता नहीं है। हम लोग मैं मॉर्निंग शो कर रही होती हूँ, रूटीन वाइज भी मुझे कपड़ों की बड़ी जरूरत होती है। आपको पता है कि डेली जो है चेंज हो, कम से कम 3 महीने बाद अगला जोड़े का दोबारा जो है टाइम आना चाहिए। तो 3 महीने का स्टॉक मेरे पास होता है कम से कम, होना भी चाहिए। तो मुझे बुरी है रखनी है
और ख़वातीन हर वाले से केयरिंग होती हैं बिल्कुल। सिर्फ एक मॉर्निंग शो की एंकर नहीं होती, मेरी जो घर में बहनें बैठी हैं ना वो भी ऐसी ही हैं। सही। जितनी अलमारी में कपड़ा हो, जितना हो गया, गर्ल्स का भी तो नया लिया ही नहीं हमने, तो इस बार सीजन में कुछ लिया ही नहीं है। और उसके बावजूद जब आप लोगों ने तैयार होना होता है तो फिर आप लोग पूछ रहे हैं जी क्या पहने। हाँ, सानू तो कुछ समझ ही नहीं आती। समझ ही नहीं आ रही। अच्छा ये बताए वाजिद, बच्चों की बात करते हैं और उनकी बच्चों की असूली जो है, बच्चों की असूली तरबियत की बात करते हैं। बातें हम लोग बहुत करते हैं, मैं कहती हूँ किताबी बातें यार बहुत सुनने को मिलती हैं। माजरत के साथ आज मैं सच सच कहूँगी, आज तो दिल कह रहा है यार सच्ची सच्ची बातें करनी है, झूठ तो बोलना ही नहीं है हमने। ये जो हम बातें कर रहे होते हैं ना, ये किताबी बातें होती हैं। बच्चे की माँ की गोद दरसगाह, मैं मानती हूँ दरसगाह है, लेकिन माँ अकेली नहीं होती यार, ये देख लेना, माँ के साथ अब्बा भी होते हैं यानी पेरेंट्स में। उसके अलावा हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ज़्यादातर हमारे घरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम है। पूरे घर में दादा है, दादी है, उसके साथ ही चाचा है, चाची है, ताई है, फुप्पो है, तो ये बहुत सारे रिश्ते जो है ना साथ ही पनप रहे होते हैं ना। तो बच्चा अकेली माँ नहीं बच्चे को वो कर रही होती। जब बच्चा थोड़ा सेंस में आ रहा होता है, मैं बात करूँगी थोड़ा सा समझदार, तो सारे रिश्ते जो है वो प्यार करने वाले होते हैं। मेरा सोनू, मेरा शोनू, कोई माँ कुछ कह दे तो भाग, यही हाल मेरे साथ हुआ। मेरे बेटे को कुछ कह दो तो मेरी दादी के पास छुप जाता, तुम आप खाने को नहीं दे रहे, तो उसकी आदतें ऐसी बिगड़ी, ऐसी बिगड़ी। माजरत के साथ दादी ने नहीं बिगाड़ी, लेकिन प्यार बिगाड़ देता है। तो ये होता है ना यार। जी बिल्कुल होता है, क्योंकि देखें आपने माशाल्लाह जितने रिश्ते गिनवा दिए, और ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ एक कल्चर है कि उसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में जाहिर बात है कि बच्चा बाज़ औक़ात अपनी फुप्पो के साथ ज़्यादा अटैच होता है, कभी जब वो अपने बाकी जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं उनके साथ जब वो बहुत ज़्यादा अटैच होता है, तो इसमें तमाम लोग जब वो अपना हिस्सा जब वो शामिल कर रहे हो, तमाम लोगों का हिस्सा जब वो पूरा होता है कि वो किस तरीके से आपने बिल्कुल एक सही बात की कि जब वो माँ की गोद होती है वो पहली दरसगाह ज़रूर हो सकती है, दरसगाह होती है, लेकिन वो पहली दरसगाह होती है। वहाँ से वो बहुत सारी अपनी एफिलिएशंस भी सीख रहा है, अपने इमोशंस भी सीख रहा है, अपनी फिजिकल अटैचमेंट भी सीख रहा है। लेकिन अब क्या है कि वो जब बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ अटैच होना शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें क्या हैं, वो उसकी बॉडी के अंदर और उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो बच्चों की जो हमेशा से हम लोग एक बात करते हैं कि जी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, और अम्मा पे ब्लेम है, अम्मा ने चंगी तरबियत नहीं की। अच्छा अब्बा भी यही कहता है अम्मा ने ये कर दिया, यार बेचारी खातून का क्या कसूर। लेकिन देखें ना कि जो वालिद है वो बहुत सारा टाइम जो है वो 9 to 5 तो अपनी जॉब पर दे रहे हैं ना। हाँ 5 बजे तो आप अम्मा को फारिग समझते हैं। आज यही बात है यार, जो मेरी प्यारी बहनें हैं यार, जो माएँ हैं मेरी प्यारी प्यारी यार, मैं एक माँ हूँ, मुझे अंदाजा है यार कितनी जिम्मेदारी होती है हम लोगों पर। जब हम लोग घर पर होते हैं ना तब भी हम फ्री नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ये समझते हैं ये कोई काम ही नहीं है, घर को संभालना कोई काम ही नहीं है, बर्तन मांझने कोई काम नहीं है। मांझ के देखे ना, मांझना पड़ता है ना। लॉकडाउन में किया आप लोगों ने, लॉकडाउन में पता तो चला ना, वो काफी हद तक जब किचन भी संभाला तो समझ आ गई है ना, समझ आ गई कि तो फिर अप्रिशिएट कर लें यार। सलाम सारी बहनों को, सलाम सारी माओं को जो घर का काम करती हैं। बड़ा मुश्किल काम है घर का काम करना। ये 2 घंटे आना, मेकअप शेकअप करना, तैयारी करना, मेरी तरह मैं कहती हूँ ये कोई औखा काम थोड़ा, आना और बातें बनाना। मैं तो ये कहती हूँ आके हम बातें बनाते हैं तो ये काम जो है, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस में हो जाता है तो हम लोग कर ले रहे होते हैं। लेकिन असल मसला यार यही है, जो घर में औरत है उसको अप्रिशिएट करो। बिल्कुल, एप्रिसिएशन जो है वो बच्चों के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके बच्चे छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि जब आपने अब स्टार्ट किया और उनकी जब वो ग्रोथ देखें, ग्रोथ आपकी जो बच्चों की पर्सनैलिटी की स्टार्ट होती है वो 0 से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वो इन्फेंट्स हैं, वहीं से हम लोगों ने उनकी जो प्रॉपर तरबियत है उसको हम लोगों ने अपने यूटिलाइजेशन में लेकर आना है, बजाय इसके कि जब वो मैच्योर हो गए, और मैच्योर होने के बाद अगर हम लोग जब वो तमाम चीज़ें करेंगे तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक चैलेंजिंग होंगी। तो उसके लिए आपकी बात है वो बड़ी ज़बरदस्त है कि बच्चों को एप्रिसिएशन नहीं मिलती। बच्चों को छोटे डिसीजंस, जब वो अपने अपने जो छोटे छोटे से डिसीजंस ले रहे हैं वहाँ पे उनको एप्रिसिएशन नहीं मिलती, तो फिर क्या होता है कि फिर वो चैलेंज एक जनरेट होता है और वो बच्चे बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम जनरेट करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर यह है कि डिसीजंस किसी हद तक इम्पोज भी किए जा सकते हैं कि आप, क्योंकि आप मदर हैं, ठीक है, मेरा एक छोटा सा बेबी है अभी वो 11 मंथ्स का है,
अब मुझे अभी से उसकी फिक्र है कि उसकी जो ग्रोथ है उसको किस तरीके से यार अभी तो कोई टेंशन ही नहीं है, अभी तो कोई टेंशन नहीं है, एक ही वो अभी तो कोई टेंशन नहीं है यार। इससे आगे जब छोटा बच्चा होता है उसको कहते हैं हैंडल करना बड़ा आसान काम होता है। मेरा छोटा जैनू है ना, माशाल्लाह 7 साल का है, माशाल्लाह 8 साल का हो जाएगा अभी जुलाई में, उसकी बर्थडे आ रही है। तो वो बच्चा मेरे पूरे हाथ में, कहते हैं ना बस में होना, बस में। कम बच्चे होते हैं वो थोड़ा, तो वो बच्चा क्योंकि इमेच्योर है, छोटा है, माँ जैसे कहती है, माँ सच्ची है वो, तो उसको माँ हर बात पे सच्ची लगती है, क्योंकि वो माँ की नजर से ही देख रहे माँ, और जो माँ बताती है उसको वही समझ आ रही है। देखे ना, ये आप उसके लिए पहली दर्शक है ना, तो अब आप उसको क्या करेंगे, आप उसको उसी तरीके से मोल्ड कर रहे हैं। हाँ। एक बच्चा जिसकी अटैचमेंट अपने बाबा के साथ ज्यादा होगी, उसको आपको मोल्ड करना थोड़ा सा चैलेंज होगा, चीजें समझाना, वो आप फिर काम करवाती हैं। हालांकि परवरिश बाबा ने की। अब मौसी की बात ये है, उस टाइम में जब ये पैदा हुआ था, तो उस वक्त जो है 2013 की बात है, जैनू जब पैदा हुआ तो मैं जॉब कर रही थी, ठीक है, तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैं इवनिंग में शो कर रही थी, दिन में भी कोई ना कोई शो हो जाता था कि आयशा फलां आज एंकर नहीं है तो आ जाओ, पहले ऐसे फटीके बड़ा हुआ करती थी। अच्छा चलो जी अपना कर दिया जी, कोई बात नहीं। अच्छा उसके बाद ये हुआ कि वो जब बेबी बेचारा पैदा हुआ तो मेरे पास टाइम ही नहीं था। 40 डेज के बाद जो है चिल्ले के बाद कहा गया कि आयशा वापस आए जॉब पर। अच्छा जी मैं वापस आ गई, तो वो जो उसको पैम्पर चेंज करना, नैपी चेंज करना कितना मुश्किल काम होता है, माँ के लिए मुश्किल काम होता है। अब्बा ने सारा कुछ किया यार। मैं कहती हूँ, मैं कभी कभी मुझे अच्छा लगता है कि मेरे हस्बैंड इतने कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने माशाल्लाह उसको बड़ा कर दिया, तो पता भी नहीं चला। और 3-4 साल जो है उन्होंने उसको पाला। उसके बाद मेरी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई जॉब, 1-2 साल नहीं की, फिर एक और चैनल पे की। लेकिन देखिए कि पेरेंट्स ने मिल के अगर करे ना तो वो बच्चा कुछ और हो जाता है, कुछ अच्छी तरह डेवलप बच्चा हो जाता है, बड़ा फरमाबरदार है बच्चा। अगर ये तमाम चीजें अगर वन साइडेड होंगी ना, तो वो एक ही जैसी क्वालिटीज उसमें डेवलप हो रही होंगी। अगर वो आपके साथ ही ज्यादा अटैच है तो जो क्वालिटीज आपकी हैं वो आपके साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगी, बच्चे में वही डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन क्या होगा, आपकी बात बिल्कुल जो है वो उसकी आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा कि पेरेंट्स दोनों वहाँ पे मौजूद हैं, बिल्कुल दोनों अपना अपना जब वो टेक पार्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो दोनों की जो क्वालिटीज होंगी वो उसमें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। तो कुछ जो बेसिक आज जब हम लोग बता देते हैं कि बेसिक जो 3 से 4 क्वालिटीज हैं कि जिनके ऊपर अगर काम किया जाए तो वो बच्चे ज़्यादा बेहतर जो है वो अपनी जो वो एक फील्ड है उसके अंदर परफॉर्म भी कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं, और बाकी बच्चों से उनका IQ लेवल भी जो है वो बढ़ सकता है। इसमें यह है कि पहली चीज़ जो है वो कॉग्निटिव है, बिल्कुल ठीक है, सेकंड आपके पास इमोशनल है, थर्ड आपका जो वो सोशल है, और फिर आपका फिजिकल है। अच्छा अम्मा सुनना है बहुत ज़्यादा इमोशनल। अक्सर जो अब्बा होते हैं, जो मतलब वालिद होते हैं, उनको शिकायत होती है अम्मा ना इमोशनल अपने बच्चों को कैच करती है ना, यानी रोध होकर कभी मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरे साथ ये हो गया, तुम्हारे अब्बा ने ये कर दिया, तुम्हारे अब्बा। अच्छा तो बच्चे माँ से ज्यादा क्लोज होते हैं इसी वजह से, है ना? देखिए हम लोग लफ्ज़ अच्छा ये शिकवा अब्बा भी करते हैं बात। मेरे अब्बा कहते हैं कि तुम लोग अब जाते हो या अपनी माँ का पूछते हो, पहले कभी पूछा है तुमने कि अब्बा आप कैसे हो? देखें माँ के साथ ना अल्लाह ताला ने एक एफिलिएशन औलाद की वैसे ही डिफरेंट रखी हुई है, ठीक है, कि चले वाले साहब तो मौजूद होते ही हैं, लेकिन जो माँ के साथ एक रिश्ता है ना वो अल्लाह ताला ने, देखिए जहाँ पे भी बात हुई तो वो बात ये हुई कि माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार, ठीक है। बाप का रुतबा बिल्कुल मौजूद है, लेकिन जो वालिदा की जो एक एफिलिएशन हदीस में भी हमारे पास मौजूद है, कुरान पाक में भी मफहूम मौजूद है, तो वहाँ पे 3 टाइम्स अगर कोई बात हुई है तो वो माँ की बात हुई है, चौथी दफे जब बात हुई तो तब वाले साहब की बात हुई, ठीक है। तो ये एक एफिलिएशन। और फिर जब हम लोग बात करते हैं ना कि जी सिनफे नाजुक है, बिल्कुल, तो अल्लाह ताला ने आपको हवा को आदम की जो वो हड्डी में से पैदा किया ना, अब आप उसको सीधा नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। अब उसकी एक इमोशनल अटैचमेंट भी मौजूद है जो अपनी एक पूरी फैमिली के साथ होती है। देखें आप सारे दिन किचन के अंदर मौजूद हैं, आप जब वो वीकेंड्स अपने लगा के आपने जब वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई है, आपने बाकी सारे काम भी करने हैं, रूम भी सेट करना है, आपने फैमिली भी सेट रखनी है, सारों को जोड़ के भी रखना है, और कोई एक दावत आ गई तो आपकी कोशिश होती है कि मासी किचन में ना आए, आप ही मौजूद हों, सारी चीज़ें आपने प्लान करनी है। तो ऑटोमेटिकली ये भी एक चीज़ है कि आपकी जो एक एफिलिएशन आ रही होती है वो आपके टेस्ट में से भी आ रही होती है, अच्छा, पूरी की पूरी फैमिली में जा रही है।
अगर हम आज की बात करते हैं, मौजूदा दौर की बात करते हैं, बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें एक तशद्दुद वाज़े नज़र आता है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा जिनसे ज़्यादती है, इस तरह के बहुत सारे केसेस जो हैं ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हरेसमेंट जो है बहुत ज़्यादा है। अभी कुछ कल भी न्यूज़ में था कि एक लड़के ने पता नहीं कितने बच्चियों को हरेस किया, 50 से ज़ायद बच्चियों को हरेस किया। तो ये जो चीज़ है इस पर बात करनी बनती है। तो कैसे बचाया जा सकता है इस हरेसमेंट से, और कैसे बच्चों को सिखाया जा सकता है कि अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है तो आपने क्या करना है इस सिचुएशन में। ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं, कुछ इस पर भी बात करते हैं। देखिए, ये जो अभी 4 चीज़ें मैंने बताई हैं उसमें एक कॉग्निटिव है, एक आपके इमोशनल है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपकी आती हैं जो आपकी फैमिली में से आ रही होती हैं, ठीक है। एक चीज़ है आपके पास कि हम लोगों ने सोशल डेवलपमेंट भी बच्चों की करनी होती है। आपने बिल्कुल सही बात की, आपकी बात को सेकंड करूंगा कि हम बच्चों के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। खिलौने ले दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ये वाली तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट व्हाट इज़ नेसेसरी इज़ कि आप बच्चों को फिजिकल एजुकेशन कितनी दे रहे हैं। बिल्कुल। आप उनको सोशल जो आपका सर्कल है आप उसमें बच्चों को कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर हमारा बच्चा बाहर से ये चीजें सीख रहा है तो फिर हमारे लिए चैलेंज है, ठीक है। तो क्या है कि जो पेरेंट्स घर पे मौजूद हैं, अब देखें कि अब आपके पास एक पूरे का पूरा टाइम मौजूद है। कोविड-19 का एक जो फेज चल रहा है जिसमें हम लोग जब वो ज़्यादा टाइम जब वो घर पे स्पेंड कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखानी पड़ेंगी कि जो आपके पास फिजिकली टच है वो कौन कितना कर सकता है, ये आपको बच्चों को बताना पड़ेगा, ठीक है। आपने जब वो किसको कितनी रिस्पेक्ट देनी है, मार्केट के अंदर आप जा रहे हैं तो आपको अगर कोई बुला रहा है तो आप कौन कौन से ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं कि अगर उनके साथ किसी किस्म का कोई बच्चों के साथ अगर वो कोई चैलेंज आ रहा है तो बच्चे आपको अप्रोच करें। अच्छा, अब वो सिचुएशन है जहाँ पेरेंट्स भी डरे हुए हैं और बच्चे भी डरे हुए हैं। मेरा जैनू बाहर नहीं जाता घर से, सीधी सी बात कहूँगी, तो मैंने उसको मना किया हुआ, बाहर नहीं जाना, बुरे लोग हैं बाहर। इवन के नज़दीक घर के साथ शॉप है और वो वहाँ तक अकेला नहीं जाता। मुझे लगता है कि अभी तो मैं सही कर रही हूँ, लेकिन आगे जाके एक डर उसके दिल में बैठ जाना है। तो क्या हमने उसको घर बिठाना नहीं, जब वो बड़ा होगा उसने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल तो जा रहा है माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी जाना है या उसने काम करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, तो क्या वो डरा वो बच्चा होगा? यही मैं सोचती हूँ, शायद मैं गलत कर रही हूँ। आप क्या समझते हैं? देखिए, आप किसी हद तक आप चीजों को ठीक भी कर रही हैं, ठीक है। एक डर उनके दिल में बिठाना लाज़िम है। बुरे लोग हैं, लेकिन देखें, अगर हम लोग पोर्ट्रे ऐसे ही करेंगे कि तमाम लोग जो वो बुरे, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो फैमिली मेंबर से भी हिचकिचाना शुरू कर देगा, वो लोगों में घुलना मिलना बिल्कुल कम कर देगा, उसकी सोशल एक्टिविटीज पसंद ही नहीं करता लोगों में बैठना। बिल्कुल। अब वो क्या होगा कि वो चीजें बिल्कुल चैलेंज करती हैं, लेकिन अब आपने उन चीजों को समझाना है। बेसिकली जो मकसद है कि वो समझाना है, दरवाजा तोड़ना नहीं होता, सिर्फ नॉक करना होता है ना, ठीक है। दरवाजा नहीं हम लोगों ने तोड़ना होता। तो हम लोग क्या करेंगे, ये डर नहीं बिठाना, सिर्फ उनको ये बताना है कि अगर आपके साथ कोई, अगर आपको कोई फिजिकली टच कर रहा है या आपको जब वो कोई अपनी तरफ अनएथिकली जब वो कुछ एफिलिएशन जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो क्या करे कि वो आके आपको बताए, वो आपसे बात करे, वो आपसे चीजें शेयर करे। अगर आप उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं देंगे बच्चे को, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि बच्चा बातें छुपाना शुरू कर देगा। बच्चा बातें छुपाएगा तो फिर क्या होगा कि वो एक जो पूरा लाइफ स्पैन जो 8 से 10 साल का होगा वो वाकई। अच्छा, आजकल जो एक बहुत बड़ा होना शुरू, बड़ा मसला जो है, जो मैंने सुना, और क्योंकि मैं भी बच्ची वाली हूँ, मेरी भी अपनी बेटी है, तो यार ये बच्चियों की जो इज्जत होती है ना, बड़ी नाजुक होती है। ये हमने बचपन से सुना है, अपने पेरेंट्स से सुना, अपने बुजुर्गों से सुना। हमेशा हमें, चाहे हम लोग मीडिया पर्सन हो गए, लेकिन अभी भी हमें इस चीज़ का ख्याल है, यार बुढ़े हो गए हैं, बच्चे जवान हो गए हैं, लेकिन अभी भी ख्याल है कि यार अपनी रिस्पेक्ट करानी है। औरत की एक इज्जत होती है, उस इज्जत को महफूज रखना है। ये बहुत ज़रूरी है कि लोग आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देखें, कोई ऐसा काम नहीं करना आपने। अच्छा, तो माँ बाप की इज्जत, ये हमें चीज़ें सिखाई गई, बताई गई, और इसका फ़ायदा हमें हुआ। चाहे हम मीडिया में आए, चाहे हम लोगों ने यहाँ मेल फीमेल, लाजिम बात है, हर एक के साथ आप काम कर रहे होते हैं, और सालों से कर रही हूँ मैं, 8 साल हो गए मुझे करते हुए। तो लेकिन अपनी एक रिस्पेक्ट है, एक कहते हैं ना, डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है, जिसको सोशल डिस्टेंस अब कहा जाता है, कोरोना की वजह से रखना है।
तो वो डिस्टेंस रखना बहुत जरूरी है। अब यही देखें कि अगर यही डिस्टेंस हम लोग थोड़ा सा पहले रख लेते तो शायद हमारी आज सिचुएशन डिफरेंट होती। बिल्कुल ठीक है। हम लोग अगर ऑफिस में जॉब्स कर रहे हैं, वहाँ पे इस तरह के डिफरेंट केसेस हमारे सामने आते हैं, बहुत सारी हरासमेंट के केसेस आते हैं। अब यही चीज़ है कि हम लोगों ने उस चीज़ को बिल्ड करना है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि रिस्पेक्ट का जो एक एलिमेंट है वो आप अभी से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। अब क्या होता है कि जब हम लोग अब यही चीज़ जो एक स्टार्ट होती है ना, वो स्टार्ट होती है कि जब हम लोग रहते हैं को एजुकेशन में भी पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है, वहाँ पे भी अब हम लोगों ने बच्चों को ये चीज़ें समझानी है, क्योंकि अब आप ये नहीं कर सकते कि ठीक है जी चलो जी सारी उम्र सेपरेट पढ़ा दिया। अच्छा, इस पे बात जरूर करते हैं। तो कैसे करना है, मुझे भी ऐसा सामना हुआ, मेरे भी एक दोस्त ने मुझे हरास करने की कोशिश की। आज मैं बता रही हूँ, लेकिन उस वक्त जो है कॉन्फिडेंस नहीं था यार। बास टाइम ऐसी एज में आते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते, घरों से वो जो है निकल कर आते हैं और अम्मा अब्बा ने ऐसे डराया हुआ होता है, तो अब मुकाबला नहीं कर सकते हम लोग। तो ये चीज़ भी माँ पेरेंट्स को बताने ज़रूरी है कि बच्चों को इतना वो करो, आप इतना सपोर्ट करो, उनको बताओ, कोई ऐसा करे तो आपने बताना है, आपने ये सारी चीज़ें बताने वाली होती हैं, छुपाना नहीं है। तो ऐसा कुछ हुआ और हरास क्या करने की कोशिश की, लफ्ज़ों से गाना गा लेना, ये कर लेना। मेरे लिए मुश्किल हो गया यार। मैं सोच रही थी यार मुझे छोड़ देनी चाहिए स्टडी, एक ज़माना ऐसा भी आया, मैं LLB कर रही थी और अब जब वो बंदा मुझे दोबारा मिला और मैंने ऐसे आंखों में आंखें डाल के उसको कहा, क्योंकि वकील है ऐसी, तो मैंने कहा तुम्हें वो याद है टाइम जो तुमने हरकत की थी और उसने मुझसे माजरत की। तो ये है वो चीज़ जो आपको पहले होना चाहिए। नहीं हुआ मेरे पास कॉन्फिडेंस। इससे बात करते हैं, हमारे साथ गेस्ट, उनसे मिलवाते हैं, फिर हम जा रहे हैं ब्रेक पर। अब्दुल रहमान हमारे साथ आ चुके हैं, सिंगर हैं। कैसे हैं अब्दुल? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक यार। आज बातों में पता ही नहीं चला यार, तुम कब आए, थोड़ा लेट आए, हमें माफ कर दिया। आज एक्चुअली आंख नहीं खुली मेरी, अलार्म मैंने लगाया हुआ था लेकिन मेरी आंख नहीं खुली। अल्लाह, काश कभी ऐसा मेरे साथ हो जाएगा। अल्लाह, नहीं होता, क्यों नहीं होता, मुझे खुद नहीं समझ आया। रात में लेट 1 बजे सो रही, मैंने कहा आज सुबह शायद अलार्म ना बजे, कुछ ऐसा हुआ नहीं कभी चांस, तो फिर भी मैं सो गई। अच्छा, जब गोली खाई थोड़ी सी, क्योंकि लेट हो जाओ तो फिर जो है आपको रिलैक्सेशन जो है मैं खाती, मैंने खा ली। सुबह टाइम पे नींद, बल्कि टाइम से पहले अलार्म बजा नहीं और मैं उठ गई। तो वैसा मेरे साथ ही हो जाए। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और बात कर रहे थे अब्दुल रहमान से, तो नींद नहीं खुली, अभी छुट्टियां मना रहे हैं, मजे कर रहे हैं। इन छुट्टियों ने ना जरा वाकई रूटीन जो है ना वो थोड़ी खराब कर दी है ना, खराब मतलब अब 8:30 का अलार्म लगाया और मेरी आंख खुली है जब मुझे कॉल आई है, उससे 10 मिनट पहले, और मैंने कहा यार ये नहीं होना चाहिए था। तो अक्सर ऐसा हो जाता है, वही रूटीन अगर बनी रहती है तो फिर आपके लिए उठना और रूटीन मेरा नजर थोड़ा सा ईज होता है, थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल। अच्छा, तो आजकल क्या चल रहा है? नींद ही नींद चल रही है यार, कुछ काम भी चल रहा है? आजकल काम चल रहा है। आज लास्ट मंथ मैंने कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग स्टार्ट की थी, वो थे थोड़े से रिलेटेड टू बिजनेस, तो उनके ऊपर आजकल जरा फोकस ज्यादा है। बाकी म्यूजिक भी थोड़ा चल ही रहा है साथ साथ, वो आहिस्ता आहिस्ता अप डाउन जो है म्यूजिक के अंदर वो तो होते रहते हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो बिजनेस के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग चल रही है। म्यूजिक एज यूजुअल चल रहा है और पेपर्स की तैयारी भी हो रही है, क्योंकि अच्छा ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल हो रही हैं और एग्जाम्स भी मेरे ऑनलाइन होने वाले हैं, तो बस उन्हीं की प्रिपरेशंस चल रही हैं साथ साथ। वाह जी वाह, मजे हो रहे हैं, मजे सो कॉल्ड मजे। चलो सुना दो यार कोई। आज बड़े खुश हैं हम लोग। अच्छा, शॉपिंग कर ली तो बस खुशी हो गई। ये छोटी छोटी चीजें होती है जिसपे हम लोग खुश हो जाती हैं, खवातीन खुश हो जाती हैं। तो जरूरी नहीं है कि सुबह के टाइम तेज गाने सुने जाएं, कुछ अच्छे वाइब्स वाले गाने भी सुबह के टाइम एंजॉय करा सकते हैं। रात को जब मुझे शो की कॉल आई तो मैं उस टाइम थोड़ी सी जैमिंग कर रहा था कि सुबह शो में कौन से सॉन्ग परफॉर्म करने हैं, तो मुझे वहां पर भी एक फीडबैक मिला कि यार थोड़े से फास्ट, मैंने कहा यार फास्ट चलेंगे, लेकिन अगर सुबह के टाइम थोड़ा सा कोई फील वाला सॉन्ग या थोड़ा सा रोमांटिक सॉन्ग भी अगर आ जाए, दैट डजंट सीम्स टू बी बैड। हाँ ये है। अभी वैसे सुबह यहाँ बड़ी लेट होने लगती है सुबह, आपको पता है। एक तो ये आप पर नहीं बात कर रही, मेरी आदत नहीं ट्रोंड करने की, मैं नहीं करती लोगों पे,
लेकिन जो हकीकत है ना वो यही है कि हर घर में सुबह लेट होनी शुरू हो गई है। जब हम प्रोग्राम करके जा रहे होते हैं, हम साय वाले घर में आंखें मलते हुए लोग उठ रहे होते हैं, अच्छा आप आयशा वापस आ रही है। जो मुझे तो चढ़ता है ना गुस्सा, जैसे कहते हैं ना कराची में, मेरे को तो चढ़ता है गुस्सा, वो वाला चढ़ता है मुझे कि यार खुदा के बंदे, खुदा का खौफ कर लो, तुम लोगों के लिए तो दिन इतना देर से चढ़ता है। तो हमारा हाल सोचो, सुबह सुबह हम उठ जाते हैं, नाश्ते बनाना, घर को देखना, फिर तैयारी करना, कपड़े प्रेस करना, कितने काम होते हैं जो करके हम आ रहे होते हैं। अच्छा वापस आ गई बात, हम वाजिद हमारी वहाँ रह गई, लाइट से थोड़ा बात हो रही थी। आजकल ये बहुत चीज़ें चल रही हैं, बच्चियों को हरेस किया जा रहा है। अच्छा बच्चियाँ जो है वरगलाना जो है, ये जो लफ्ज़ आजकल इस्तेमाल हो रहा है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। किसी ने वरगलाया और बच्ची घर से भाग गई, और ये सिचुएशन बहुत चल रही है। निकाह कर लिया, उसके बाद जो है लोगों, लाज़मी बात है, ये मोहब्बत की जो शादियाँ हैं या जो झूठी मोहब्बत इसको कहते हैं, तो बच्चियों को ट्रैप किया जा रहा है। ये चीज़ें बहुत देखने में आ रही है माशरे में। क्या वजह है यार? क्या हमारे पेरेंट्स उनको एतमाद में नहीं ले रहे, या बच्चियों को ज़रूरत है, क्या है ये चीज़? क्योंकि एक दोस्त ढूंढ रही है सच्चा, तो घर में ऐसा क्यों नहीं मिल जाता? तो ये बाहर दोस्तियाँ ढूंढने की क्यों जरूरत पेश आती है यार? अभी एक बात ही थी कि अगर एक चीज़ आपको घर में नहीं मिल रही तो ऑटोमेटिकली यू विल लुक फॉर इट आउटसाइड। बिल्कुल ठीक है, आप बाहर जाके ढूंढेंगे, चाहे वो सच्ची दोस्तियाँ हों। बिल्कुल ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली हमें तमाम सिचुएशंस का पता भी है, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है। बिल्कुल, बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी जो आपने बात की ना कि वरगलाने की, कि देखिए मैं अगर मीठी बातें करूंगा तो ऑटोमेटिकली कोई भी जो है वो जाल में आ सकता है। मीठी मीठी बातें सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, बिल्कुल। अब वो ये चीजें क्या है कि देखें हमने क्या करना है कि हम लोगों ने घर से ही तरबियत इस तरीके की करनी है कि अगर उनको किसी चीज़ की इस तरह की ज़रूरत है, अभी एक चीज़ है कि एफिलिएशन डेवलप हो जाती है। देखें बच्ची यहाँ अगर यूनिवर्सिटी जा रही हैं और आप ये कहेंगे जी वो जैसे यूनिवर्सिटी गई और 4 साल के बाद वही प्रोडक्ट अगर आपके पास आ जाएगी, तो ये भी ठीक नहीं है, मुमकिन नहीं है। ये बताया ना, ठीक नहीं, मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपकी क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स और भी मौजूद हैं, मेल भी हैं, फीमेल्स भी हैं, उनके साथ आप लोगों की दोस्तियां भी हैं, अटैचमेंट्स भी हैं, लेकिन आपको नज़र रखनी है, पेरेंट्स को नज़र रखनी है कि अगर उनकी एफिलिएशंस हैं भी क्लास के अंदर तो बच्चे उनको एतमाद में लेके वो चीज़ें बता सकें। बिल्कुल। उसके बाद अब जो चीज़ आती है कि देखें बहुत सारी जगहों पे फिर हमारी फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं कि जी हमारा मुआशरा क्या कहेगा, और उसके बाद फैमिली क्या कहेगी, आउट ऑफ कास्ट हम लोग शादी नहीं कर सकते, इस तरह के बहुत सारे मामला आते हैं। तो वो क्या होता है कि वो पहले दिल से कहा जाता है, सोचना भी नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता। अब वो क्या है कि जब आप सख्ती करेंगे तो एक बड़ी सिंपल सी आपको बात की है कि जो पसली है आप इसको सीधा नहीं कर सकते, आप इसको तोड़ जरूर सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या होगा कि अब आपने उसको प्यार मोहब्बत से मोल्ड कर, ठीक है। उसके लिए अब देखें, इसके लिए मेरी पहले भी कोशिश रही कि एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक है कि जिसके ऊपर हमारी सोसाइटी के अंदर काम होने वाला, वो है आपके पास रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हम लोग बात करने से घबराते हैं, हम लोग बच्चों से बात करने से घबराते हैं, ठीक है। तो क्या है कि अब वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो जाके इस तरह के चैलेंजेस हमें आज भी हम लोग देख रहे हैं, ये हमें कल भी नजर आएंगे। सिर्फ ये है कि हमें पेरेंट्स को भी, हमें जब वो सोसाइटी को भी ओवरऑल डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम लोग फ्रीली बात कर सकें। इन चीज़ों को ना हम लोग ताबू ना कंसीडर करें कि यार देखो जी अब हम बच्चियों से ये बात करेंगे या बच्चों से ये बात करेंगे, अगर आज नहीं कर सकते तो वो कल बाहर किसी के साथ बात करेंगे, और बाहर अगर किसी ने उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया तो वो बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा। जी, और वही बात हुई, इज्जत भी गई, और ये सारी चीज़ें जो है सोचना बहुत ज़रूरी है। और ये इस तरह के केसेस आजकल बहुत हो रहे हैं, और बहुत सारी बच्चियां जब दूसरों पर इंटरेस्ट करके जाती हैं, बच्चों के लिए भी है, जो बच्चियां मुझे सुन रही हैं, तो आपके वो अपने नहीं होते, वो आपके सके नहीं होते, वो आपके खून ब्लड रिलेशन में नहीं होते, सका जैसे कहते हैं ना खून नहीं होते, तो उनको आपसे कोई सिंपैथी नहीं होती। ये चिपड़ी चुपड़ी बातें करके प्यार मोहब्बत वाली ले तो जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे केसेस नज़र आए हैं, पिछले दिनों बहुत सारी न्यूज़ थी उन बच्चियों के साथ, उनकी शादी की, अगले दिन तलाक दी और जी उनको आगे बेच दिया। तो ये इस तरह के केसेस ऐड करना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह का टॉपिक चल रहा है बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। यूजुअली बच्चा ना इस टाइप की चीज़ों के अंदर, बच्चे को आपको कम अज़ कम जब आप उसको
ब्रॉडअप दे रहे होते हो, आपको उसका इतना कॉन्फिडेंस देना पड़ता है कि वो अगले बंदे से सही और गलत में डिफरेंस करना सीखे। ये आप बॉयज की बात कर रहे हैं ना? ये बॉयज की बात कर रहा हूँ। मतलब यूजली मैं अपनी क्लास फेलोज की अगर कुछ की बात करूँ तो मेरी क्लास की फेलोज में कुछ ऐसी गर्ल्स भी हैं जो बोलती हैं, जो जवाब देती हैं, जिनको अगर आप कोई थोड़ी सी भी गलत बात करो तो वो आगे से मुंह पे जवाब दे देती हैं। तो डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि उस लड़की को इस चीज का डर नहीं है कि अवाम क्या कहेगी, उसको ये पता है कि मेरी इज्जत जो है ना वो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली आपने बात की कि प्यार वाली चीजों की, कि प्यार में लोग ले जाते हैं और केसेस आते हैं, तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो आपसे प्यार करता है वो आपको लेकर तब तक नहीं जाता जब तक वो आपके निकाह में नहीं होता। वाह जी वाह, क्या बात की। ये बात समझने की जरूरत है, अशद जरूरत है। बच्चियां हैं, हम सब की सांझी बच्चियां मैं कहती हूँ, तो इन चीज़ का ख्याल रखना है। हम सब ने बच्चियों का ख्याल रखना है, उनके ब्रॉटअप में तवज्जो देनी है और देखना है, नज़र रखना बहुत ज़रूरी। दोनों के बच्चे और बच्चियाँ दोनों की जो है जब हम कर रहे होते हैं परवरिश, दोनों पर नज़र रखनी ज़रूरी। से बात करते हैं नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और बात हो रही थी बच्चियों के हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से, उन पर कितनी नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन इतनी भी सख्ती मत करें कि भाई आप जब बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं तो फिर रिज़ल्ट यही नज़र आते हैं कि वो बच्चे जो है प्यार जो है या मोहब्बत जो है बाहर तलाश कर रहे होते हैं। वो मीठे बोल जो आपसे सुनना चाह रहे होते हैं कोई और सुना रहा होता है, कोई और सच्चा दोस्त बन जाता है, मैं तुम्हारा दोस्त, मुझे तुम्हारी फिक्र है, हाय अल्लाह, ये वो, ये सारी बातें जब कोई और करने लग जाता है तो वह बच्चियां समझती हैं। क्योंकि बच्चियां, मैंने देखा है, लड़के शायद इतना नहीं होते इस मामले में सीरियस, लेकिन बच्चियां हर एक पर एतमाद बहुत जल्दी कर लेती हैं। मीठे जो बोल दे तो समझते हैं कि वो उसका जो है, वो कहते हैं ना सका है या वो उसको समझता है। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें लड़कों को बड़ा पता होती है। ये लड़के बैठे हैं दोनों, इनसे पूछते हैं तो वाकई कैसे बच्चियां वाकई ट्रैप हो जाती हैं इस तरह के अल्फाजों से। यूजुअली इल्ज़ाम नहीं दे रही, नहीं, इल्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं दे रहे। लड़कियां इसलिए ज़्यादा ट्रैप हो जाती हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक लड़का जब यूनिवर्सिटी लाइफ तक पहुंचता है तो वो अपनी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ के अंदर, कॉलेज के अलावा, स्कूल के अलावा बहुत ज़्यादा टाइम सोसाइटी में, सोशल लाइफ में स्पेंड कर चुका होता है। और जब तक वो यूनिवर्सिटी पहुंचता है तो उसकी एक अपनी सोशल कैबिनेट बहुत बड़ी होती है। लेकिन जब एक लड़की यूजुअली गर्ल्स स्कूल से, गर्ल्स कॉलेज से पढ़कर यूनिवर्सिटी जाती है को एजुकेशन एटमॉस्फेयर में, तो उसके लिए चीज़ों को समझना और डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पर एक अगर ऐसी लड़की हो जिसमें कॉन्फिडेंस ना हो और जिसको सही गलत की पहचान ना हो, तो फिर तो आपके लिए वो सफ़ेद कागज़ है ना, उस पर आपने जो ड्रॉ करना है वो कर दो। मसला वहीं पर आता है कि आपने जब अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी भेजना है तो आपने अपनी बेटी को ये नहीं कहना कि बेटा मेरी इज्जत पे कोई बात ना आने देना, बल्कि आपने अपनी बेटी को ये सिखाना है कि बेटा अगर तुम्हारी इज्जत पे कोई बात करे तो उसको वापसी छोड़ कर ना आना, वहां पे उसको ऐसी तैसी कर आना उसकी। तब हैरेसमेंट खुद ब खुद कम होगी, क्योंकि आप अपनी बेटी को कॉन्फिडेंस दोगे कि बेटी कुछ नहीं हो रहा, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, उसको नहीं छोड़ना तुमने। और फिर जब ट्रैप हो जाती हैं, फिर हरेस किया जाता है, खुदा ना खास्ता जिस तरह की आजकल सिचुएशन है, तो उसके बाद कहा जाता है कि लड़की को वर्गला लिया गया। तो ये बच्चियां जो हैं, मैं मानती हूँ बच्चियां जो हैं बहुत जल्दी ट्रैप हो जाती हैं। तो कम अज़ कम एक माँ को ऐसी तरबियत ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ के साथ होती है बच्चियाँ, माँ को हर बात का भी पता होता है कि बच्चियाँ किस पैटर्न पे चाह रहे हैं। कुछ अगर थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है तो कभी नहीं छुपाएं, हस्बैंड के साथ शेयर करें, अब्बा के साथ शेयर करें और बताएं कि मुझे लग रहा है। फिर दोनों मिलकर लाहिमा अमल सोचें कि कैसे हमने अपने बच्चों को सही रास्तों, बच्चों को मैं कहूँगी, बच्चे और बच्चे, क्योंकि लड़के तो सारा कुछ कर रहे होते हैं ना जिनकी हम परवाह, लड़के तो सब कुछ कर सकते हैं। माफ़ी है, आम माफ़ी है। आज क्या करूँ, आज दिल सच्ची बात हो गई, खैर कुटुम होनी। देखिए तो ये हकीकत है और ये देखें अब ये रियलिटी है। हाँ, हम ना इसे मुंह नहीं मोड़ सकते बिल्कुल, क्योंकि अब्दुलरहमान भाई हैं, वो भी यूनिवर्सिटी में है, मैंने भी यूनिवर्सिटी टाइम में स्पेंड किया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो अपनी जॉब्स में भी हैं, आपके साथ भी यहाँ पे बैठे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी डेली इंटरेक्शन। अब जैसे अब फेसबुक की बात करें थी तो अब क्या होता है कि जैसे यहाँ से शो करके जाते हैं 4 रिक्वेस्ट आ जाती हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट आई, आपने अगर जाके पूछ लिया कि जी आप कौन, और स्क्रीनशॉट चला गया, अब तो मामला आ गया स्क्रीनशॉट्स पे सबूतों के साथ, ठीक है, कि जी पहले किसने मैसेज किया, जिसने मैसेज किया वो फंस गया। फिर एक बीच में वेब शरी जी मी टू,
एक वो वेव आई। अब ये चीजें इस तरीके से कि देखें, अगर आप 3 साल के बाद कॉन्फिडेंस शो करेंगे, 3 साल पहले मेरे साथ कोई ऐसा मामला हुआ था, ठीक है, कुछ तो 10-10 साल बाद ऐसे 10 साल बाद भी बता रहे हैं, फिर कुछ लोगों को मौका भी 10 मिल जाता साल है। पहले तो वाले इसमें मामलात निकल आए हैं। 10 साल पहले माजरत के साथ अब मैं बात नहीं करती, थोड़ा बड़ा इशू हो जाते हैं ये। तो 10 साल पहले अगर आपके साथ ऐसे वाकयात हुए तो आप कहाँ गए, कहाँ सोए रहे, आपको पता नहीं चला, तो ये उस वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया, क्यों नहीं आपको फील हुआ कि मुझे कुछ हो रहा है, मेरे साथ कोई हरास कर मुझे करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो यार उसी वक्त स्टेप लेने की जरूरत होती है जब भी आपके साथ कोई ऐसा वाकया या ऐसा हादसा हो रहा है। अगर इतने टाइम के बाद और आप अब जब वो यूनिवर्सिटी लाइफ में पहुंच गए, और यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर अब आपका जब वो जैसे बात हुई कि जी सोशल सर्कल अगर आपका बड़ा हो गया है, और मैं अगर 3 साल पहले की कोई बात रिपीट करूंगा ना कि यार मेरे साथ 3 साल पहले ऐसे हुआ था, हाँ। अब उसके बाद क्या होगा कि वो लोग मुझसे अवॉइड भी करना शुरू कर देंगे। तो गुजरी हुई बात हो गई ना, वो गुजरी हुई बात अब क्या होगी कि वो आपके अपने सोशल सर्कल के लिए चैलेंज जनरेट करना शुरू कर देगी कि लोग आपसे मिलना कम कर देंगे, आपके साथ बहुत सारी बातें होती हैं और नेगेटिव बातें वो आपके साथ अटैच कर दी जाती हैं उसके बाद। यार ये तो पहले ऐसा ही था, ये खुद ही ऐसा होगा जो इतने साल चुप रहा, इसको ऐसा, तो ऐसा नहीं होता। जब टाइम आए और ऐसा आपके साथ कोई होता है, खुदा न खासा हादसा, ये कोई आपको हरेस करता है, तो आपको फौरन एक्शन लेना है, पेरेंट्स को बताना है, यानी कि इसके खिलाफ जो है साइबर क्राइम जो कर रहे हैं उनके खिलाफ भी है। आजकल तो बड़ी चीजें चल रही हैं, लॉज डेवलप हो गए हैं सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट, इनफैक्ट साइबर क्राइम के अगेंस्ट। अगर आपको सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई माइनर आपकी हरासमेंट होती है, इनफैक्ट वो आपकी पर्सनल पिक्चर्स ही क्यों ना, तो आप उनके खिलाफ साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर सकते हो। लॉस तो इतने स्ट्रांग कर दिए हैं। यहाँ पे बात सिर्फ आवाज उठाने की है कि आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप लेना है, उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर इस टाइम हमारी सोसाइटी और लॉज जो है वो डे बाय डे स्ट्रांग होते जा रहे हैं रिलेटेड, क्योंकि इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। तो ये हम लोगों के लिए बेहतर है कि आवाज उठानी है, ताकि ये चीज अगर हम नहीं कम करेंगे तो ये कोई नहीं कम कर सकेगा। अगर आवाज हम नहीं उठाएंगे तो फिर ये चीज कम नहीं होगी। ये अब्दुर्रहमान की बात की कोई जो है ना वो मैं सेकंड करूंगा कि देखें अब यही चीज आती है कि अब उनको बताएगा कौन। अगर आप नहीं बताएंगी, मैं नहीं बताऊंगा, कोई और बताएगा और किसी और तरीके से बताएगा, तो वो उनका जो एक पूरे का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है वो डेवलप हो जाएगी उस साइड की। यार अच्छा ये मेरी, जैसे आपने बात की कि जी मैं आपकी ज्यादा केयर करता हूँ, मैं आपको जब वो चीजों से महफूज रखूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, तो वो तमाम चीजें क्या होंगी कि वो असल मोहब्बत सिर्फ पेरेंट्स ही करते हैं, बहन भाइयों की होती है सच्ची मोहब्बत, और किसी की मोहब्बत नहीं होती। बाहर मोहब्बतें मत तलाश करें, नहीं तो फिर धक्के खाने पड़ेंगे, धोखे खाने पड़ेंगे, फिर इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, फिर आपकी भी खबर एक न्यूज़ बन जाएगी। तो कोशिश करें न्यूज़ मत बने। ये बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद वाजिद, आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और हमारे साथ अब्दुर्रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया, लेट आए, कोई बात नहीं, हमने माफ़ किया तो माफ़ करेंगे, आज माफ़ी। तो वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक मरतबा फिर। और हमारे साथ और गेस्ट आ चुके हैं, एक और गेस्ट आ चुके हैं। और आम यार, आम का सीज़न है, आम का मौसम है, तो मज़े की बात है। यहाँ तो कम खाने को मिल रहा है। आज तो मैं ये शिकवा भी ज़रूर करूँगी। तो फिर बाहर आम हमारा कैसे जा रहा है, आज ये मैं पूछूँगी इनसे, क्योंकि जनाब मैं यहाँ अच्छा आम ढूंढती रही। आजकल अनवर नटोर मैंने खाया है पिछले दिनों में, यार मज़ा नहीं आया इस बार। वो एक तो अनवर नटोर जो है छोटा खाने को मिला, वैसे होता है साइज छोटा, इतना बड़ा नहीं होता, ये मैं बता दूँ आपको, लेकिन वो मज़े का नहीं था जो पहले या पिछले सालों में होता था। तो क्वालिटी में क्यों इतना फ़र्क आया, क्या वजह? और फिर उसके बाद सुना है गायब हो गया, उसके बाद चौसा आने वाला है और वो भी आ चुका होगा। तो फिर बस बहुत, ये आखिरी सीज़न है, आखिरी महीना है, सुनने में आ रहा है। फिर काला चौसा आ जाता है तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। तो क्या वजह है इस दफ़ा प्रोडक्शन का? मैं ये सब कुछ जानते हैं। हमारे साथ हैं फार्मर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, सरफराज साहब हैं, इनको वेलकम कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत, बिल्कुल जी। मैंगो एक्सपोर्टर हैं, रिसर्चर भी हैं, ये मैं बता दूं, इतने सारे माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे कह रहे थे, अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे थे, बस आशा मैं फार्मर हूँ, ये कहलवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जी, आई एम प्राउड ऑफ इट। अल्लाह ताला ने बेहतर समझा। इस दुनिया में 250 मुल्क है, 250 मुल्क में पाकिस्तान अपनी खूबसूरती के साथ मौजूद है। फिर मुझे अल्लाह ताला ने फार्मर के घर पैदा किया। अल्लाह के फैसलों से अगेंस्ट मैं कैसे चल सकता हूँ?
ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, बात करते हैं आम की। क्वालिटी मजे की नहीं आई इस बार यार, क्या है, कम खाने को मिला? क्यों कम खाने को मिला? प्रोडक्शन कम है, क्या है, कुछ बताएं तो सही। अच्छा, अब क्योंकि आप मुल्तान से तल्लुक़ है, मुल्तान के जितने भी दोस्त हैं हमारे, हाँ, वो आम को खूब समझते हैं और इस दफा सालों में ज्यादा था, इस दफा नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस दफा आम का टेस्ट वो नहीं है। हाँ। उसकी वजह यह है कि हमारी जो फ्रूटिंग है वो नेचर की वजह से ड्रैग होगी, 20 डेज लेट है। अच्छा, इस वजह से उसको कुशन टाइम नहीं मिला जिसमें उसकी मैच्योरिटी होती, फिर जाके ये होता। इट्स वेरी गुड। अच्छा, अब इसको अब आगे आ जाती मैनेजमेंट ये है, जनरल बंदा भी मिर्च जैसी खातून भी को पता है। नहीं, आपको बहुत पता है जी आम का, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, आप मुल्तान से आपका तल्लुक़ है, आम से कोई आम को ना जानता ही हो नहीं सकता। नहीं खाया इस बार। अच्छा, हाँ। उसमें ये है कि अच्छा, उसकी फिर मैनेजमेंट आ जाती है। हाँ। अल्लाह ने दिमाग भी तो अल्लाह ने दिया ना इंसान को। उसका हल ये है कि थोड़ा वी मस्ट वेट फॉर कि 15 दिन आगे ले जाएं उसकी राइपनिंग। प्री मैच्योर पिकिंग जो है उसका कंप्लेंट आई, आज जो पिकिंग होगी उसकी आप करेंगे मैनेजमेंट वो राइपनिंग तक, तो वो आम उसका पूरा एरोमा भी होगा और उसका पूरा टेस्ट भी होगा, जो कि आम जो मुल्तान के आम के हिस्से में आया है, एरोमा और टेस्ट। जी जी, वो कहीं और नहीं मिलता आपको खाने को, वो टेस्ट नहीं है। सिंध के आम आए यार, वो टेस्ट नहीं था। मैं पहले यहाँ बता रही थी कि स्टार्ट पहले सिंध के आम से होता है, वहां से आम आता है पहले। तो मैंने कहा जो पंजाब का आम है ना, वो क्या आम होता है। लेकिन इस बार पंजाब का आम उतनी प्रोडक्शन नजर नहीं आई, कुछ आंधियां ज्यादा आई, कोई मौसमी हालात ऐसे थे, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। और माशाल्लाह आप मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट क्वालिटी में जो जाता है उसकी क्वालिटी कैसी होती है, कितनी एहतियात करनी पड़ती है, कितना ख्याल करना पड़ता है, खराब भी हो सकते हैं रास्ते में, और हुए भी हैं। शुरू में गए हैं तफ्तान बॉर्डर में, तो वहाँ बहुत सारे दिखा रहे थे बाकायदा न्यूज में कि आम खराब हो गए। इस पे हम बात करते हैं। हमारे साथ एक और गेस्ट आ चुके हैं, हमारे साथ आ चुके हैं फ़खर अब्बास साहब हैं, जो कि ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। इनको खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सांस बहाल हो गया आपका? हाँ जी, बिल्कुल। पहला सवाल यही बनता है यहाँ जब ऊपर आता है कोई गेस्ट मेरा, तो यार सांस बहाल हो गया आपका? हाँ जी, हाँ जी। तो बात करते हैं आपसे कारोबार के हवाले से। कोरोना है, कारोबार आजकल तबाह बर्बाद हैं, तो हम जानेंगे कि कामयाब जो है कारोबार ई कॉमर्स के ज़रिए किस तरह किया जा सकता है, किस तरह तैयारी की जा सकती है, कुछ इस हवाले से हमें बताइए। आजकल जो कोविड की सिचुएशन बनी, कोविड-19 के अंदर दुनिया के जो तमाम कारोबार हैं वो तकरीबन माइनस में चले गए। बिल्कुल। लेकिन ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है वो उसकी निस्बत जो है वो प्लस में चला गया और उसने ज़्यादा अर्न किया, और उसके जो है वो प्लस में उसके पॉइंट्स गए, और जो उसके अंदर बिज़नेस कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा मुनाफे में गए हैं लोग, और उन्होंने अर्न किया है। यानी कि एक बजट अगर किसी का 1 साल का था, उसने अर्न करना था 19 के अंदर, तो उसने फरवरी, मार्च और अप्रैल के अंदर वो अपना जो पूरा बजट है कोविड सिचुएशन के अंदर उसने रिकवर कर लिया। ठीक। अच्छा, ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग में क्या फ़र्क है, थोड़ा ये डिस्क्राइब करें, हमें बताएं थोड़ा। ई कॉमर्स बेसिक ई कॉमर्स का एक हिस्सा ही है, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन सेलिंग है। ठीक है। तो वो ई कॉमर्स का ही एक प्रॉपर हिस्सा है। ठीक है। उसके ज़रिए आप जो है चीज़ों को सेल भी करते हैं, परचेज भी करते हैं, ब्रांडिंग भी करते हैं। आप जो है अपनी प्रोडक्ट जो है वो उसको सेल भी कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाके। इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है कि आप स्किल सीखने के बाद अपनी प्रोडक्ट पाकिस्तान से जो है ना आलमी मार्केट के अंदर जाके ठीक। आज ये जो स्किल है यकीनन मैंने नोट कर लिया, अपनी लिख लिया, ये स्किल हम आपसे जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं यार, ये जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह का बिजनेस जो है यहाँ नज़र आता है, तबाह बर्बाद हो गया बिजनेस की सिचुएशन कोरोना की वबा की वजह से। और अब जो है लोगों की कुव्वत खरीद भी उतनी नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। यार बिजनेस उतना नहीं रहा तो कुव्वत खरीद पर तो फर्क पड़ना ही पड़ना है। बेसिक नीड्स कहते हैं लोग पूरी हो जाएं तो यही काफ़ी। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग एहतियात कर रहे हैं, घरों में हैं, नहीं जाते वैसे शॉपिंग करने, तो इस वजह से कारोबार ठप है। इस पर हम आपसे बात करेंगे, ट्रिक्स भी पूछेंगे, टिप्स भी पूछेंगे। बात करते हैं एडवोकेट सरफराज साहब से, तो बताइए कि जब मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या, पहले तो ये बताइए कि किन किन ममालिक में हमारे यहाँ के आम पसंद किए जाते हैं, ये पहले तो ये बताइए, फिर पूछते हैं कि एहतियात कितनी ज़रूरी है। जी जी, आपने जो एक्सपोर्ट के हवाले से बात की है और विद द कंट्री मार्केटिंग के हवाले से भी बात हो जाएगी, वो भी इससे वेल कनेक्टेड है।
अच्छा, मैं डायरेक्टली एज सच मैं नहीं कर, मेरे दोस्त कर रहे हैं, लेकिन मेरे ऑर्चर्ड से मैंगो जा रहे हैं। ठीक है, good। क्वालिटी मैंगो। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये फलों का बादशाह है, अगर इससे हम दोस्ती कर लें तो ये बंदे को भी बादशाह बना देता है, ये पक्की बात है। और आम को डील करना चाहिए जैसे कि मुर्गी का अंडा। ठीक है, गुड। ये उसकी प्रोटोकॉल है, ठीक है, आप तो समझते हैं। अच्छा, इसकी जो मार्केटिंग है विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड, विद इन द कंट्री जैसे साहब बता रहे थे, उसमें डिजिटल मार्केटिंग बहुत आगे आ गई है। और जिस तरह कोरोना है, कोरोना जैसे वर्ल्ड वार सेकंड के बाद बहुत सी दुनिया आगे आ गई थी। वर्ल्ड वार सेकंड ना होती तो दुनिया इस तरह तरक्की भी ना करती। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी अब जो है ये कोविड-19, ये एक अल्लाह की तरफ से, मैं तो ये समझता हूँ उसका एक एस्पेक्ट नुकसान भी है, तो दूसरी तरफ ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज भी है। बहुत से बिजनेस एमर्ज कर रहे हैं। अच्छा, हमें विजिलेंट रहना चाहिए कि कौन सी जगह पे आगे आना है, विजिलेंस रिक्वायर्ड है। और अब स्मार्ट वर्क का टाइम है। मैंगो, मेरे अपने फैमिली के मेंबर जो है ना, दे आर मार्केटिंग विद इन द कंट्री और बहुत अच्छा हो रहा है। वी आर गोइंग टू क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जितनी क्वालिटी होगी, मैं कहता हूँ जब आपका आम होता है पूरी दुनिया में आम नहीं होता। बिल्कुल। इंडिया का मार्च से शुरू होता है, इंडिया में आम नहीं है, सिंध में खत्म हो चुका है। रहीम यार खां वो भी हमारा हिस्सा है, सिंध भी अब उसकी अपना है खूबसूरती है, लेकिन जो आपका आम है उसका एरोमा और टेस्ट पूरी दुनिया में नहीं। मैंने आधी दुनिया देखी, मैं पहले जाके देखता हूँ कि कहीं आम पड़ा है, तो आई चेक दैट। तो रियली जो आपका आम है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, नेमुल पतली नहीं है, वैसा आम मिलता मुकाबला ही नहीं है। हाँ, वो खुद कहते हैं। बिल्कुल। उसका अब आपका जो सही जो मैच्योर आम है उसको आप यहाँ काट के रखें तो पूरे कंपाउंड में उसकी जो खुशबू और एरोमा होगा, खाना तो जो अगला मरहला है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ, बाकी आप कहते हैं एक्सपोर्ट के हवाले से जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, ये क्योंकि पेरिशेबल आइटम है, इसके साथ कहीं ना कहीं हमारे एंड से कोई कमी होती है, जब उसकी राइपनिंग सही नहीं होती, अंडर प्रोटेस्ट फिर खराब भी हो जाता है, फिर अगली दफा हम उसको ठीक करते हैं। ये मसाइल आ रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनली अभी हमें उस तरह की स्पेस नहीं मिल रही। तैयारे भी तो अभी उड़ना शुरू हुआ हमें, इतने 4 महीने बाद, तो ग्राउंड थे, तो उसमें नो डाउट अभी भी इतने बुरे हालात में हमारा आम बहुत सी जगहों पे, जिसने भी आपका आम खाया है अगली दफा वो कहता है जी ये फ्रूट नहीं है, तो बात ही नहीं है। बिल्कुल। आपका तो और इतना खूबसूरत रेवेन्यू आ सकता है। मैं गवर्नमेंट से मेरी सबमिशन है, इसको मजीद फैसिलिटेट करें ताकि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आपका अपना होना चाहिए, बाग अपना होना चाहिए, ये बात मान लें। मैं कहता हूँ सभी का अपना है जी। मैं तो मेरा जो ऑर्चर्ड है उसमें से शायद मैं 20 किलो भी ना खाता हूँ। अच्छा। ये अल्लाह ताला की तकसीम है, रिज़्क़ की तकसीम। जिसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, सारा कपड़ा खुद नहीं पहनता हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये अल्लाह रिज़्क़ की तकसीम है। अल्लाह ने कहा जो गाड़ी बनाता है वो मार्केट खुद नहीं करता। बिल्कुल। ये स्ट्रक्चर है, ये बैठे समझते हैं। जो मार्केटिंग है वो इसका पूरा फॉर्मेट ही यही है। मैं मैंगो की प्रोडक्शन करता हूँ, आगे चलते 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 अप टू द कंज्यूमर टेबल। बहुत से लोग वेल कनेक्टेड है जिनका किचन भी चलता है और एंजॉय भी करते हैं। हम तो कहते हैं एक एक पीस मैंगो जो है हजरत इंसान को पहुंचे, हमारे मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी। वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा जी, फखर बैठे हैं, फखर साहब से जानते हैं, बात हो रही थी ई कॉमर्स के हवाले से, इनसे भी बहुत कुछ जानते हैं, टिप्स जानते हैं, किस तरह बिजनेस किया जा सकता है, किस तरह अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जा सकती है। लेकिन इस टाइम मैं जा रही हूँ किचन में, हबीब कुकिंग ऑयल वापस आ गया, हमारे साथ है, उनका ताउन हमारे शो में। और उस दिन हम खुद हाफिज कह रहे थे, बाय बाय कह रहे थे, तो आज हमारे साथ वापस आ गया हबीब कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की किचन में मैं जा रही हूँ। और तनवीर भाई भी वापस आ गए, यार शुक्र है। तनवीर भाई भी 2 दिन से छुट्टियों पे थे, मैं बता दूं, और तबीयत खराब थी और हमने दुआ भी की, और मैंने तो स्पेशल दुआ की क्योंकि आयशा को जो है, थैंक यू भाई, क्योंकि आयशा को कहा जाता है कि आयशा किचन में आपने कुछ बनाना है, तो ये काम जो है मैंने किया आपके पीछे। जुमे वाले दिन जो है, फ्राइडे आखिर जो है, आयशा हत्ते आ गई इनके, जो मैं इनकार कर रही थी यार मुझे कुछ नहीं आता, और वाकई मुझे कुछ देसी खानों के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो मैं कह रही थी यार अगर सिखाना है तो फिर तनवीर भाई का होना बहुत ज़रूरी है। तो वापस आ गए, वेलकम बैक। और क्या बन रहा है ये भी बता दें बल्कि, और मैं ये हम बनाएंगे बड़ी प्यारी सी रेसिपी है चिकन वाइट कढ़ाई की। ठीक है। तो ये हम बनाएंगे, उसके लिए हमें चाहिए प्याज, ठीक है, क्रीम और दूध, दही, बादाम, ठीक है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है,
ये इधर दे दें बादाम, थोड़े से मैं भी चख लूँ। हाँ जी, चखे चखे क्यों नहीं। और हबीब कुकिंग ऑयल के बारे में बता दूं कि हबीब कुकिंग ऑयल बेहतरीन क्वालिटी का ब्लेंड ऑयल है और इस जो कि इसको मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करने की खासियत बिल्कुल ये रखता है। हबीब कुकिंग ऑयल की जो बेहतरीन क्वालिटी का ऑयल है, इसमें शामिल हैं इजाफी खूबियाँ, विटामिन ए है, डी है, ई है और ओमेगा 3 और 6 इसमें शामिल है, जिससे मिलकर बनता है फ्लो कैटलिस्ट जो कि जिस्म में खून के बहाव को मेंटेन रखता है। हबीब कुकिंग ऑयल कोलेस्ट्रॉल से आपको बचाता है, दिल की बीमारियों से आपको बचाता है। हबीब कुकिंग ऑयल डबल रिफाइंड ऑयल है जो कि इसकी क्वालिटी को ख़ास बनाता है, मज़ीद खालिश बनाता है और आप इसे डेली रूटीन में बिल्कुल नाज़रीन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई तनवीर जो है बना रहे हैं, बल्कि चिकन को जो भून रहे हैं हबीब कुकिंग ऑयल में। बताएं भाई तनवीर क्या क्या करना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स दरकार है। मैं थोड़े से बादाम खा लूँ क्योंकि दिमाग जो है ना मेरा वक्त के साथ साथ ख़त्म होता जा रहा है, तो कहा जाता यही है आयशा बादाम खा लें तो जहन जो है, ज़बान तो वैसे मेरी वैसे तेज़ है, ऐसी बात नहीं है तो कुछ दिमाग भी और तेज़ हो जाए। जी अच्छी बात है जी। सबसे पहले हमने हबीब का ऑयल डाला, उसके बाद हमने चिकन को सोते किया और उसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसके अंदर इसको सोते करेंगे अच्छी तरह, ये रच जाएगा इसके अंदर। उसके बाद जो है कि हमने इसके अंदर वाइट पेपर, ये नमक है, ये नमक डालना है, ठीक है, हाफ टी स्पून। उसके बाद हमने ज़ीरा डालना है, ठीक है जी। और ये वाइट पेपर है, ठीक है, चौथाई हिस्सा इसमें वाइट पेपर डाल देंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमने ये हमारे पास प्याज है, ये हमने प्याज इसके अंदर डाल दिया। अच्छा जी, नमक डाला है, इसमें काली मिर्च डाली है, इसमें नहीं वाइट पेपर डाला है। क्या करूँ, खा रही थी ना शुगर, इसे पता नहीं चला मैं क्या क्या डाला है। और इसमें जीरा डाला है, जीरा डाला, नमक डाला, वाइट पेपर डाला और प्याज डाल दिया, ठीक है, ठीक है जी। इसे हम जो है कि थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। आधा किलो चिकन है, जिससे हमने छोटा सा एक प्याज लेना है, ठीक है, ऐसे छोटा सा प्याज ले लें जैसे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा छोटा सा प्याज लेके उसको आपने काट लेना है। काट के अगर कोशिश करें, अगर थोड़ा सा उसे बॉयल करके रख लें, अगर नहीं तो इसके अंदर भी हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है, गल जाएगा। हाँ जी, गल। ठीक है, अब इसके बाद बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्याज नहीं डालना, ठीक है। उसके बाद जो है कि हमने इसके अंदर जो है दही डाल देना है, ठीक है। दही कम से कम 2 चम्मच नजर आ रही है मुझे, ऐसे ये 2 चम्मच ही डाली है, 2 चम्मच है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसको अच्छी तरह हमने इसके अंदर बना लेना है, भूनना है, ठीक है जी। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम पानी लगा के छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद जब दम इसका खुलेगा 3 से 4 मिनट का, उसके बाद हमने दूध और क्रीम इसमें डालनी है और हमारे पास जो बादाम है वो इसके अंदर ऐड हमने कर देने हैं, ठीक है। जो आधे आयशा खा चुकी है और आधे बादाम रह गए हैं, तो बादाम इसके अंदर, कोई मसला नहीं, हम उससे भी गुजारा कर लेंगे। कितने प्यारे हैं मेरे भाई, ये बात में बहुत अच्छी लगती है भाई तबीयत की, कोई मसले नहीं आएगा, खा लो कोई बात नहीं, खाने की चीज़ है यार, खाना चाहिए। तो ये तनवीर भाई आप अपना काम कंटिन्यू करें, अब आप हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, और मैं जा रही हूँ और अपने गेस्ट की तरफ और उनसे बात करते हैं। और बात हो रही थी फ़खर अब्बास साहब से। तो अगर आप दोनों जो मेरे प्यारे प्यारे गेस्ट हैं आपस में बातें ख़त्म हो गई हों तो आयशा वापस आ गई अच्छा है, गपशप करनी चाहिए। अच्छा फ़खर अब्बास साहब, जी बोले। उसमें मैंगो की जो न्यूट्रिशन और बेनिफिट्स, मेरी पहले तो कहते हैं अव्वल खेश बाद दरवेश, हाँ, पहले हमारी अवाम है, बिल्कुल, दे मस्ट एंजॉय क्वालिटी फ्रूट। तो महंगा क्यों है इस बार, और वजह क्या है? डिमांड एंड सप्लाई, ये सवाल इनके है, ये बताएं, इनके रेलेवेंट है। मैंगो जो प्रोडक्शन कम है, हाँ, और लोग खाते हैं, जी ढूंढते हुए हैं, कम खा लें, थोड़ा महंगा है ना यार, इस पर महंगा है। मुझसे पूछे ना, जब रेट पता चलते हैं, एक दिन में कुछ थे, अगले दिन कुछ और हो जाते हैं पेटी के रेट, तो ये क्या है, क्यों महंगा आ गया? तो आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स को कैसे जो है प्रमोट किया जा सकता है फ़खर अब्बास साहब, और कैसे जो है सेल आउट किया जा सकता है इस कोरोना की वबा में, कैसे जो है अपने कारोबार को बढ़ाया जा सकता है, कुछ इस पर बताइए।
असल इस कोविड सिचुएशन के अंदर पूरी दुनिया ने जो है ना मूव किया है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आके। तो हमने भी यही एक प्लान किया है कि अपना जो है पूरे एक प्रोसीजर को है जिस तरह बाहर के लोग कर रहे हैं प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग से अर्निंग कर रहे हैं, और टोटल जो बाहर के लोग हैं उनकी प्रायोरिटी है कि हर चीज़ जो है उनको घर के अंदर चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर भी अब ज़ाहिरी बात है, अब कोविड की सिचुएशन के अंदर ऐसे माहौल पैदा हो गए हैं। अब क्लासेस को देख लें तो क्लासेस भी घर तक, खाने पीने की चीज़ है तो मुख्तलिफ कैटेगरीज से लेके वो जो है आपको घर तक आपको चाहिए। बिल्कुल आप भी उन्हीं लोगों की तरह जो है ना मार्केट जाना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि वही जो कैटेगरी है या जो प्रोडक्ट है आपको फिजिकली परचेज करनी वो आपको घर बैठे मिल जाए, और वही स्टैंडर्ड भी मिल जाए और उससे अच्छा जो है आपको रेट भी मिल जाए। तो उसके लिए क्या है, ये डिजिटल मार्केटिंग है। इसके अंदर आप अपने आप को जो है ना स्किल सीखें। अच्छा, इसमें बड़ी कैसे सेल करनी है, में बड़ा कंपटीशन है इस डिजिटल मार्केटिंग की। जब हम बात करते हैं लोग प्राइस देखते हैं कि कहाँ रिजनेबल प्राइस में चीज़ मिल रही है और क्वालिटी भी अच्छी, ये दो चीज़ें बड़ी काउंट कर रही होती है। तो ये बहुत कम लोग होते हैं जो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। फिर लोगों के पास इतना नहीं है, आप कम से कम रिजनेबल प्राइस पे चीज़ को चाहते हैं फरोख्त करना, तो रिजनेबल प्राइस रखने बहुत ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं? देखें जी, बेसिक जो है ना इसके अंदर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो थोड़ा रिस्क पे भी आ जाती है और उसके अंदर आप compete भी नहीं कर सकते। हम जिस मॉडल को प्रेफर करते हैं वो ये मॉडल है कि आप किसी होलसेलर के साथ वो डायरेक्ट सेटिंग बना के आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं। किसी होलसेलर की प्रोडक्ट पड़ी है, कैटलॉग पड़ा है उसका 1000 का 1500 का, आप उससे ऑथराइजेशन लेटर लेते हैं। आप किसी भी जो अमेज़ोन फर्ज किया लगा लो उस पर ड्रॉप शिपिंग के हवाले से आप वो कैटलॉग जो है उठाते हैं, उस पर अपने सेलर स्टोर पे जाके उसको लिस्ट कर देते हैं, और कस्टमर आपको ऑर्डर करता है, वही ऑर्डर आप जो है होलसेलर से उठा के डायरेक्ट कस्टमर को भिजवा देते हैं। इसमें आपकी कोई हेडिक नहीं होती, ना आपका कोई जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है और ना कोई रिस्क होता है जी। वो आपको कमीशन मिलना होता है। कमीशन हाँ मिलना जी, इसमें आपको कमीशन मिलना होता है। होलसेलर की चीजें आप बेचेंगे, उनको कैटलॉग उठाएंगे, उनसे परमिशन लेंगे, उनको कहेंगे कि इतना कमीशन मुका हो जाएगा। जब जो चीज बिकेगी वो जहाँ से ऑर्डर आएगा वो होलसेलर को बताएगा, फिर आपने जो है भेजना है, फिर डायरेक्ट कमीशन मिलेगा। ये बिजनेस है बहुत अच्छा, पर है बड़ा औखा काम, हर बंदा नहीं कर सकता। तो ये इतना वो जो मार्केटिंग करनी पड़ती थी, मोटरसाइकिलों पे जा रहे हो आप, और जो है एक जगह पे पेट्रोल भी महंगा है, लाजिम बात है। तो मार्केटिंग करने का आसान तरीन तरीका है, क्योंकि ऑनलाइन लोग ज़्यादा बैठने लग गए हैं, स्मार्टफोन लोगों के हाथों में आ गए हैं, और अब जो है शॉपिंग भी स्मार्ट हो गई है। बिल्कुल, तो ये इजी हो गया है। जैसे आम जो है, आम भी आपको मिल रहे हैं, ऑनलाइन मिल रहे हैं, बस मैसेज करें, देखें, रेट लिखे हुए हैं, काइंड्स लिखी हुई, नटोर लेना है, चौंसा लेना है, कौन सा जो शहरी आपने लेना है, तो फिर ऑनलाइन मंगा लें, घरों पे पहुंच जाते हैं। आपने सवाल बहुत अच्छा किया। मैं बात ये आपकी इजाज़त से कि जो सेंस ऑफ कंपटीशन है ना, एक्चुअली वो प्रमोशन होती है क्वालिटी कॉशियस होने की। बिल्कुल। अब वो सरवाइव करेगा मार्केटिंग में जिसका बेहतरीन नाम है, उसको बताने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद से करेगा। जितने भी कंट्रीज ने फ्लॉरिश किया उनकी इकोनॉमी इसी मुकाबले से आगे है। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक मरतबा फिर। और हमारे साथ और गेस्ट आ चुके हैं, एक और गेस्ट आ चुके हैं, और आम यार, आम का सीज़न है, आम का मौसम है, तो मज़े की बात है। यहाँ तो कम खाने को मिल रहा है। आज तो मैं ये शिकवा भी ज़रूर करूँगी। तो फिर बाहर आम हमारा कैसे जा रहा है, आज ये मैं पूछूँगी इनसे, क्योंकि जनाब मैं यहाँ अच्छा आम ढूंढती रही। आजकल अनवर नटोर मैंने खाया है पिछले दिनों में, यार मज़ा नहीं आया इस बार। वो एक तो अनवर नटोर जो है छोटा खाने को मिला, वैसे होता है साइज छोटा, इतना बड़ा नहीं होता, ये भी बता दूँ आपको, लेकिन वो मज़े का नहीं था जो पहले या पिछले सालों में होता था। तो क्वालिटी में क्यों इतना फ़र्क आया, क्या वजह? और फिर उसके बाद सुना है गायब हो गया, उसके बाद चौंसा आने वाला है और वो भी आ चुका होगा। तो फिर बस बहुत, ये आखिरी सीज़न है, आखिरी महीना है, सुनने में आ रहा है, फिर काला चौंसा आ जाता है तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। तो क्या वजह है इस दफ़ा प्रोडक्शन का? मैं ये सब कुछ जानते हैं। हमारे साथ हैं फार्मर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, सरफराज साहब हैं, इनको वेलकम कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत। बिल्कुल जी, मैंगो एक्सपोर्टर हैं, रिसर्चर भी हैं, ये मैं बता दूं, इतने सारे माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे कह रहे थे अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे थे, बस आशा मैं फार्मर हूँ, ये कहलवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जी, आई एम प्राउड ऑफ इट। अल्लाह ताला ने बेहतर समझा,
इस दुनिया में 250 मुल्क है, 250 मुल्क में पाकिस्तान अपनी खूबसूरती के साथ मौजूद है। फिर मुझे अल्लाह ताला ने फार्मर के घर पैदा किया। अल्लाह के फैसलों से अगेंस्ट मैं कैसे चल सकता हूँ? ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, बात करते हैं आम की। क्वालिटी मजे की नहीं आई इस बार यार, क्या है? कम खाने को मिला? क्यों कम खाने को मिला? प्रोडक्शन कम है? क्या है, कुछ बताएं तो। अच्छा, अब क्योंकि आप मुल्तान से तल्लुक़ है, मुल्तान के जितने भी दोस्त हैं हमारे, हाँ, वो आम को खूब समझते हैं और इस दफा यकीनन ज्यादा था, इस दफा नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस दफा आम का टेस्ट वो नहीं है। हाँ। उसकी वजह यह है कि हमारी जो फ्रूटिंग है वो नेचर की वजह से ड्रैग होगी, 20 डेज लेट है। अच्छा, इस वजह से उसको कुशन टाइम नहीं मिला जिसमें उसकी मैच्योरिटी होती, फिर जाके ये होता। इट्स वेरी गुड। अच्छा, अब इसको अब आगे आ जाती मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ये है, जनरल बंदा भी यानी मिस जैसी खातून भी को पता है। नहीं, आपको बहुत पता है जी आम का, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, आप मुल्तान से आपका तल्लुक़ है, आम से कोई आम को ना जानता हो नहीं सकता। नहीं खाया इस बार। अच्छा, हाँ। उसमें यह है कि अच्छा उसकी फिर मैनेजमेंट आ जाती है। हाँ। अल्लाह ने दिमाग भी तो अल्लाह ने दिया ना इंसान को। उसका हल ये है कि थोड़ा वी मस्ट वेट फॉर कि 15 दिन आगे ले जाएं उसकी राइपनिंग। प्री मैच्योर पिकिंग जो है उसका कंप्लेंट आई। आज जो पिकिंग होगी उसकी आप करेंगे मैनेजमेंट राइपनिंग तक, तो वो आम उसका पूरा एरोमा भी होगा और उसका पूरा टेस्ट भी होगा, जो कि आम जो मुल्तान के आम के हिस्से में आया है, एरोमा और टेस्ट। जी जी, वो कहीं और नहीं मिलता आपको खाने को, वो टेस्ट नहीं है। सिंध के आम आए यार, वो टेस्ट नहीं था। मैं पहले यहाँ बता रही थी कि स्टार्ट पहले सिंध के आम से होता है, वहां से आम आता है पहले। तो मैंने कहा जो पंजाब का आम है ना, वो क्या आम होता है। लेकिन इस बार पंजाब का आम उतनी प्रोडक्शन नजर नहीं आई, कुछ आंधियां ज्यादा आई, कुछ मौसमी हालात ऐसे थे। ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। और माशाल्लाह आप मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट क्वालिटी में जो जाता है उसकी क्वालिटी कैसी होती है, कितनी एहतियात करनी पड़ती है, कितना ख्याल करना पड़ता है। खराब भी हो सकते हैं रास्ते में, और हुए भी हैं। शुरू में गए हैं कप्तान बॉर्डर में, तो वहाँ बहुत सारे दिखा रहे थे बाकायदा न्यूज में कि आम खराब हो गए। इस पे हम बात करते हैं। हमारे साथ एक और गेस्ट आ चुके हैं, हमारे साथ आ चुके हैं फ़खर अब्बास साहब हैं, जो कि ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। इनको खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सांस बहाल हो गया आपका? हाँ जी, बिल्कुल। पहला सवाल यही बनता है यहाँ जब ऊपर आता है कोई गेस्ट मेरा, तो यह सांस बहाल हो गया आपका? हाँ जी, हाँ जी। तो बात करते हैं आपसे कारोबार के हवाले से। कोरोना है, कारोबार आजकल तबाह बर्बाद हैं, तो हम जानेंगे कि कामयाब जो है कारोबार ई कॉमर्स के ज़रिए किस तरह किया जा सकता है, किस तरह तैयारी की जा सकती है, कुछ इस हवाले से हमें बताइए। आजकल जो कोविड की सिचुएशन बनी, कोविड-19 के अंदर दुनिया के जो तमाम कारोबार हैं वो तकरीबन माइनस में चले गए। बिल्कुल। लेकिन ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है वो उसकी निस्बत जो है वो प्लस में चला गया और उसने ज़्यादा अर्न किया, और उसके जो है वो प्लस में उसके पॉइंट्स गए, और जो उसके अंदर बिज़नेस कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा मुनाफे में गए हैं लोग, और उन्होंने अर्न किया है। यानी कि एक बजट अगर किसी का 1 साल का था, उसने अर्न करना था 19 के अंदर, तो उसने फरवरी, मार्च और अप्रैल के अंदर वो अपना जो पूरा बजट है कोविड सिचुएशन के अंदर उसने रिकवर कर लिया। ठीक। अच्छा, ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग में क्या फ़र्क है, थोड़ा ये डिस्क्राइब करें, हमें बताएं थोड़ा। ई कॉमर्स बेसिक ई कॉमर्स का एक हिस्सा ही है, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन सेलिंग है। ठीक है। तो वो ई कॉमर्स का ही एक प्रॉपर हिस्सा है। ठीक है। उसके ज़रिए आप जो है चीज़ों को सेल भी करते हैं, परचेज भी करते हैं, ब्रांडिंग भी करते हैं। आप जो है अपनी प्रोडक्ट जो है वो उसको सेल भी कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाके। इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है कि आप स्किल सीखने के बाद अपनी प्रोडक्ट पाकिस्तान से जो है ना आलमी मार्केट के अंदर जाके ठीक। आज ये जो स्किल है यकीनन मैंने नोट कर लिया, अपनी लिख लिया, ये स्किल हम आपसे जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं यार, ये जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह का बिजनेस जो है यहाँ नज़र आता है, तबाह बर्बाद हो गया बिजनेस की सिचुएशन कोरोना की वबा की वजह से। और अब जो है लोगों की कुव्वत ख़रीद भी उतनी नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। यार बिजनेस उतना नहीं रहा तो कुव्वत ख़रीद पर तो फ़र्क पड़ना ही पड़ना है। बेसिक नीड्स कहते हैं लोग पूरी हो जाएं तो यही काफ़ी। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग एहतियात कर रहे हैं, घरों में हैं, नहीं जाते वैसे शॉपिंग करने, तो इस वजह से कारोबार ठप है। इस पर हम आपसे बात करेंगे, ट्रिक्स भी पूछेंगे, टिप्स भी पूछेंगे। बात करते हैं एडवोकेट सरफराज साहब से। तो बताइए कि जब मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या, पहले तो ये बताइए कि किन किन ममालिक में हमारे यहाँ के आम पसंद किए जाते हैं,
ये पहले तो ये बताइए, फिर पूछते हैं कि एहतियात कितनी ज़रूरी है। जी जी, आपने जो एक्सपोर्ट के हवाले से बात की है और विद द कंट्री मार्केटिंग के हवाले से भी बात हो जाएगी, वो भी इससे वेल कनेक्टेड है। अच्छा, मैं डायरेक्टली एज सच मैं नहीं कर, मेरे दोस्त कर रहे हैं, लेकिन मेरे ऑर्चर्ड से मैंगो जा रहे हैं, ठीक है, क्वालिटी मैंगो, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये फलों का बादशाह है, अगर इससे हम दोस्ती कर ले तो ये बंदे को बादशाह बना देता है, ये पक्की बात है। और आम को डील करना चाहिए जैसे कि मुर्गी का अंडा, ठीक है, गुड। ये उसकी प्रोटोकॉल है, ठीक है, आप तो समझते हैं। अच्छा, इसकी जो मार्केटिंग है विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड, विद इन द कंट्री जैसे साहब बता रहे थे, उसमें डिजिटल मार्केटिंग बहुत आगे आ गई है। और जिस तरह कोरोना है, कोरोना जैसे वर्ल्ड वार सेकंड के बाद बहुत सी दुनिया आगे आ गई थी, वर्ल्ड वार सेकंड ना होती तो दुनिया इस तरह तरक्की भी ना करती। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी अब जो है ये कोविड-19, ये एक अल्लाह की तरफ से, मैं तो ये समझता हूँ उसका एक एस्पेक्ट नुकसान भी है, तो दूसरी तरफ ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज भी है। बहुत से बिजनेस एमर्ज कर रहे हैं। अच्छा, हमें विजिलेंट रहना चाहिए कि कौन सी जगह पे आगे आना है, विजिलेंस रिक्वायर्ड है। और अब स्मार्ट वर्क का टाइम है। मैंगो, मेरे अपने फैमिली के मेंबर जो है ना, दे आर मार्केटिंग विद इन द कंट्री और बहुत अच्छा हो रहा है। वी आर गोइंग टू क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जितनी क्वालिटी होगी, मैं कहता हूँ जब आपका आम होता है पूरी दुनिया में आम नहीं होता। इंडिया का मार्च से शुरू होता है, इंडिया में आम नहीं है, सिंध में खत्म हो चुका है। रहीम यार खां, वो भी हमारा हिस्सा है, सिंध भी अब उसकी अपना है खूबसूरती है, लेकिन जो आपका आम है उसका एरोमा और टेस्ट पूरी दुनिया में नहीं। मैंने आधी दुनिया देखी, मैं पहले जाके देखता हूँ कि कहीं आम पड़ा है, तो आई चेक दैट, तो रियली जो आपका आम है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, नेमुल फतली नहीं है, वैसा आम मिलता है, मुकाबला ही नहीं है। वो खुद कहते हैं बिल्कुल उसका। अब आपका जो सही जो मैच्योर आम है उसको आप यहाँ काट के रखें तो पूरे कंपाउंड में उसकी जो खुशबू और एरोमा होगा, खाना तो जो अगला मरहला है। तो मैं ये समझता हूँ, बाकी आप कहते हैं एक्सपोर्ट के हवाले से जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, ये क्योंकि पेरिशेबल आइटम है, इसके साथ कहीं ना कहीं हमारे एंड से कोई कमी होती है, जब उसकी राइपनिंग सही नहीं होती, अंडर प्रोटेस्ट फिर खराब भी हो जाता है, फिर अगली दफा हम उसको ठीक करते हैं। ये मसाइल आ रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनली अभी हमें उस तरह की स्पेस नहीं मिल रही, तैयारे भी तो अभी उड़ना शुरू हुआ है, इतने 4 महीने बाद, तो ग्राउंड थे, तो उसमें नो डाउट अभी भी इतने बुरे हालात में हमारा आम बहुत सी जगहों पे, जिसने भी आपका आम खाया है अगली दफा वो कहता है जी ये फ्रूट नहीं है, तो बात ही नहीं है। बिल्कुल आपका तो, और इतना खूबसूरत रेवेन्यू आ सकता है। मैं गवर्नमेंट से मेरी सबमिशन है, इसको मजीद फैसिलिटेट करें ताकि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आपका अपना होना चाहिए, बाग अपना होना चाहिए, ये बात मान लें। मैं कहता हूँ सभी का अपना है जी। मैं तो मेरा जो ऑर्चर्ड है उसमें से शायद मैं 20 किलो भी ना खाता हूँ। अच्छा, ये अल्लाह ताला की तकसीम है, रिस्क की तकसीम। जिसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है सारा कपड़ा खुद नहीं पहनता हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये अल्लाह रिस्क की तकसीम है। अल्लाह ने कहा जो गाड़ी बनाता है वो मार्केट खुद नहीं करता। बिल्कुल, ये स्ट्रक्चर है, ये बैठे समझते हैं। जो मार्केटिंग है वो इसका पूरा फॉर्मेट ही यही है। मैं मैंगो की प्रोडक्शन करता हूँ, आगे चलते 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 अप टू द कंज्यूमर टेबल बहुत से लोग वेल कनेक्टेड है, जिनका किचन भी चलता है और एंजॉय भी करते हैं। हम तो कहते हैं एक एक पीस मैंगो जो है हजरत इंसान को पहुंचे, हमारे मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी। वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा जी, फखर बैठे हैं, फखर साहब से जानते हैं, बात हो रही थी ई कॉमर्स के हवाले से, इनसे भी बहुत कुछ जानते हैं, टिप्स जानते हैं, किस तरह बिजनेस किया जा सकता है, किस तरह अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जा सकती है। लेकिन इस टाइम मैं जा रही हूँ किचन में, हबीब कुकिंग ऑयल वापस आ गया, हमारे साथ है, उनका ताउन हमारे शो में। और उस दिन हम खुद हाफिज कह रहे थे, बाय बाय कह रहे थे, तो आज हमारे साथ वापस आ गया हबीब कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की किचन में मैं जा रही हूँ। और तनवीर भाई भी वापस आ गए, यार शुक्र है, तनवीर भाई भी 2 दिन से छुट्टियों पे थे, मैं बता दूं, और तबीयत खराब थी और हमने दुआ भी की, और मैंने तो स्पेशल दुआ की क्योंकि आयशा को जो है, थैंक यू भाई, क्योंकि आयशा को कहा जाता है कि आयशा किचन में आपने कुछ बनाना है, तो ये काम जो है मैंने किया आपके पीछे। जुमे वाले दिन जो है, फ्राइडे आखिर जो है, आयशा हत्ते आ गई इनके, जो मैं इनकार कर रही थी यार मुझे कुछ नहीं आता, और वाकई मुझे कुछ देसी खानों के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो मैं कह रही थी यार अगर सिखाना है तो फिर तनवीर भाई का होना बहुत ज़रूरी है। तो वापस आ गए, वेलकम बैक। और क्या बन रहा है ये भी बता दें बल्कि, और मैं आज हम बनाएंगे बड़ी प्यारी सी रेसिपी है चिकन वाइट कढ़ाई की। ठीक है, तो ये हम बनाएंगे, उसके लिए हमें चाहिए प्याज, ठीक है, क्रीम और दूध, दही, बादाम, ठीक है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है,
ये इधर दे दें बादाम, थोड़े से मैं भी चख लूँ। हाँ जी, चखे चखे क्यों नहीं। और हबीब कुकिंग ऑयल के बारे में बता दूं कि हबीब कुकिंग ऑयल बेहतरीन क्वालिटी का ब्रांड ऑयल है और इस जो कि इसको मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करने की खासियत बिल्कुल ये रखता है। हबीब कुकिंग ऑयल की जो बेहतरीन क्वालिटी का ऑयल है, इसमें शामिल हैं इजाफी खूबियाँ, विटामिन ए है, डी है, ई है और ओमेगा 3 और 6 इसमें शामिल है, जिससे मिलकर बनता है फ्लो कैटलिस्ट, जो कि जिस्म में खून के बहाव को मेंटेन रखता है। हबीब कुकिंग ऑयल कोलेस्ट्रॉल से आपको बचाता है, दिल की बीमारियों से आपको बचाता है। हबीब कुकिंग ऑयल डबल रिफाइंड ऑयल है, जो कि इसकी क्वालिटी को खास बनाता है, मजीद खालिश बनाता है और आप इसे डेली रूटीन में बिल्कुल नाज़रीन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई तनवीर जो है बना रहे हैं, बल्कि चिकन को जो भून रहे हैं हबीब कुकिंग ऑयल में। बताएं भाई तनवीर क्या क्या करना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स दरकार है। मैं थोड़े से बादाम खा लूँ क्योंकि दिमाग जो है ना मेरा वक्त के साथ साथ ख़त्म होता जा रहा है, तो कहा जाता यही है आयशा बादाम खा लें तो जहन जो है, ज़बान तो वैसे मेरी वैसे तेज़ है, ऐसी बात नहीं है तो कुछ दिमाग भी और तेज़ हो जाए। जी अच्छी बात है जी। सबसे पहले हमने हबीब का ऑयल डाला, उसके बाद हमने चिकन को सोते किया और उसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसके अंदर इसको सोते करेंगे अच्छी तरह, ये रच जाएगा इसके अंदर। उसके बाद जो है कि हमने इसके अंदर वाइट पेपर, ये नमक है, ये नमक डालना है, ठीक है, हाफ टी स्पून। उसके बाद हमने ज़ीरा डालना है, ठीक है जी। और ये वाइट पेपर है, ठीक है, चौथाई हिस्सा इसमें वाइट पेपर डाल देंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमने ये हमारे पास प्याज है, ये हमने प्याज इसके अंदर डाल दिया। अच्छा जी, नमक डाला है, इसमें काली मिर्च डाली है, इसमें नहीं वाइट पेपर डाला है। डाला क्या करूँ, खा रहे थे शुगर है, पता नहीं चला मैं क्या क्या डाला है। और इसमें जीरा डाला है, जीरा डाला, नमक डाला, वाइट पेपर डाला और प्याज डाल दिया, ठीक है, ठीक है जी। इसे हम जो है कि थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। आधा किलो चिकन है, जिससे हमने छोटा सा एक प्याज लेना है, ठीक है, ऐसे छोटा सा प्याज ले लें जैसे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा छोटा सा प्याज लेके उसको आपने काट लेना, काट के अगर कोशिश करें अगर थोड़ा सा उसे बॉयल करके रख लें, अगर नहीं तो इसके अंदर भी हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है, गल जाएगा। हाँ जी, गल ठीक है। अब इसके बाद बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्याज नहीं डालना, ठीक है। उसके बाद जो है कि हमने इसके अंदर जो है दही डाल देना है, ठीक है। दही कम से कम 2 चम्मच नजर आ रही मुझे, ऐसे ये 2 चम्मच ही डाली है, 2 चम्मच है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसको अच्छी तरह हमने इसके अंदर बना लेना है, भूनना है, ठीक है जी। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम पानी लगा के छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद जब दम इसका खुलेगा 3 से 4 मिनट का, उसके बाद हमने दूध और क्रीम इसमें डालनी है, और हमारे पास जो बादाम है वो इसके अंदर ऐड हमने कर देने हैं, ठीक है। जो आधे आयशा खा चुकी है और आधे बादाम रह गए हैं, तो बादाम इसके अंदर कोई मसला नहीं हम उससे भी गुजारा कर लेंगे। कितनी ज़्यादा है मेरे भाई, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई तरीके की। कोई मसले नहीं, आयशा खा लो, कोई बात नहीं, खाने की चीज़ है यार, खाना चाहिए। तो ये तनवीर भाई आप अपना काम कंटिन्यू करें, अब आप हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, और मैं जा रही हूँ और अपने गेस्ट की तरफ और उनसे बात करते हैं। और बात हो रही थी फ़खर अब्बास साहब से। तो अगर आप दोनों जो मेरे प्यारे प्यारे गेस्ट हैं आपस में बातें ख़त्म हो गई हों तो आयशा वापस आ गई अच्छा है, गपशप करनी चाहिए। अच्छा फ़खर अब्बास साहब, जी बोले। उसमें मैंगो की जो न्यूट्रिशन और बेनिफिट्स मेरी पहले तो कहते हैं अवल खेश बाद दरवेश, हाँ, पहले हमारी अवाम है, बिल्कुल, दे मस्ट एंजॉय क्वालिटी फ्रूट। तो महंगा क्यों है इस बार, और वजह क्या है? डिमांड एंड सप्लाई, ये सवाल इनके है, ये बताएं, इनके रेलेवेंट है। मैंगो जो प्रोडक्शन कम है, हाँ, और लोग खाते हैं, जी ढूंढते हुए हैं, कम खा लें, थोड़ा महंगा है ना यार, इस पर महंगा है। मुझसे पूछे ना, जब रेट्स पता चलते हैं, एक दिन में कुछ थे, अगले दिन कुछ और हो जाते हैं पेटी के रेट, तो ये क्या है, क्यों महंगा आ गया? तो आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स को कैसे जो है प्रमोट किया जा सकता है फ़खर अब्बास साहब, और कैसे जो है सेल आउट किया जा सकता है इस कोरोना की वबा में, कैसे जो है अपने कारोबार को बढ़ाया जा सकता है, कुछ इस पर बताइए।
असल इस कोविड सिचुएशन के अंदर पूरी दुनिया ने जो है ना मूव किया है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आगे। तो हमने भी यही एक प्लान किया है कि अपना जो है पूरे एक प्रोसीजर को है जिस तरह बाहर के लोग कर रहे हैं प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग से अर्निंग कर रहे हैं, और टोटल जो बाहर के लोग हैं उनकी प्रायोरिटी है कि हर चीज़ जो है उनको घर के अंदर चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर भी अब ज़ाहिरी बात है, अब कोविड की सिचुएशन के अंदर ऐसे माहौल पैदा हो गए हैं। अब क्लासेस को देख लें तो क्लासेस भी घर तक, खाने पीने की चीज़ है तो मुख्तलिफ कैटेगरीज से लेके वो जो है आपको घर तक आपको चाहिए। बिल्कुल आप भी उन्हीं लोगों की तरह जो है ना मार्केट जाना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि वही जो कैटेगरी है या जो प्रोडक्ट है आपको फिजिकली परचेज करनी वो आपको घर बैठे मिल जाए और वही स्टैंडर्ड भी मिल जाए और उससे अच्छा जो है आपको रेट भी मिल जाए। तो उसके लिए क्या है, ये डिजिटल मार्केटिंग है, इसके अंदर आप अपने आप को जो है ना स्किल सीखें। अच्छा, इसमें बड़ी कैसे सेल करनी है, इसमें बड़ा कंपटीशन है। इस डिजिटल मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं, लोग प्राइस देखते हैं कि कहाँ रिजनेबल प्राइस में चीज़ मिल रही है और क्वालिटी भी अच्छी, ये दो चीज़ें बड़ी काउंट कर रही होती है। तो ये बहुत कम लोग होते हैं जो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। फिर लोगों के पास इतना नहीं है, आप कम से कम रिजनेबल प्राइस पे चीज़ को चाहते हैं फरोख्त करना, तो रिजनेबल प्राइस रखने बहुत ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं? देखें जी, बेसिक जो है ना इसके अंदर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो थोड़ा रिस्क पे भी आ जाती है और उसके अंदर आप compete भी नहीं कर सकते। हम जिस मॉडल को प्रेफर करते हैं वो ये मॉडल है कि आप किसी होलसेलर के साथ वो डायरेक्ट सेटिंग बना के आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं। किसी होलसेलर की प्रोडक्ट पड़ी है, कैटलॉग पड़ा है उसका 1000 का 1500 का, आप उससे ऑथराइजेशन लेटर लेते हैं। ठीक है, आप किसी भी जो अमेज़ोन फर्ज किया लगा लो उस पर ड्रॉप शिपिंग के हवाले से आप वो कैटलॉग जो है उठाते हैं, उस पर अपने सेलर स्टोर पे जाके उसको लिस्ट कर देते हैं और कस्टमर आपको ऑर्डर करता है, वही ऑर्डर आप जो है होलसेलर से उठा के डायरेक्ट कस्टमर को भिजवा देते हैं। इसमें आपकी कोई हेडिक नहीं होती, ना आपका कोई जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है और ना कोई रिस्क होता है। जो आपको कमीशन मिलना होता है। कमीशन हाँ मिलना जी, इसमें आपको कमीशन मिलना होता है। होलसेलर की चीजें आप बेचेंगे, उनका कैटलॉग उठाएंगे, उनसे परमिशन लेंगे, उनको कहेंगे कि इतना कमीशन मुका हो जाएगा। जब जो चीज बिकेगी वो जहाँ से ऑर्डर आएगा वो होलसेलर को बताएगा, फिर आपने जो है भेजना है, फिर डायरेक्ट कमीशन मिलेगा। ये बिजनेस है बहुत अच्छा, पर है बड़ा औखा काम, हर बंदा नहीं कर सकता। तो ये इतना वो जो मार्केटिंग करनी पड़ती थी, मोटरसाइकिलों पे जा रहे हो आप और जो है एक जगह पे पेट्रोल भी महंगा है, लाजिम बात है। तो मार्केटिंग करने का आसान तरीन तरीका है, क्योंकि ऑनलाइन लोग ज़्यादा बैठने लग गए हैं, स्मार्टफोन लोगों के हाथों में आ गए हैं और अब जो है शॉपिंग भी स्मार्ट हो गई है। बिल्कुल, तो ये इजी हो गया है। जैसे आम जो है, आम भी आपको मिल रहे हैं, ऑनलाइन मिल रहे हैं, बस मैसेज करें, देखें, रेट लिखे हुए हैं, काइंड लिखी हुई, नटोल लेना है, चौंसा लेना है, कौन सा जो शहरी आपने लेना है, तो फिर ऑनलाइन मंगा लें, घरों पे पहुंच जाते हैं। आपने सवाल बहुत अच्छा किया। मैं बात ये आपकी इजाज़त से कि जो सेंस ऑफ कंपटीशन है ना, एक्चुअली वो प्रमोशन होती है क्वालिटी कॉशियस होने की। बिल्कुल। अब वो सरवाइव करेगा मार्केटिंग में जिसका बेहतरीन नाम है, उसको बताने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद से करेगा। जितने भी कंट्रीज ने फ्लॉरिश किया उनकी इकोनॉमी इसी मुकाबले से आगे। बाकी मैं अगर आप मुझे इजाजत दे तो रिगार्डिंग न्यूट्रिशन ऑफ मैंगो, हमारे डॉक्टर हैं डॉक्टर अजमतुल्ला, वो पाकिस्तानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं या महर ग़िज़ाइयत है, इंटरनेशनल लेवल के। उनका पेपर जब रिगार्डिंग न्यूट्रिशन शाया होता है तो 2 हफ्ते के अंदर 35 ज़बानों में इसका तर्जुमा हो जाता है। इतनी डिमांड है और आप उसको देख सकते हैं यूट्यूब पे या उस पे जो है व्हाट्सएप पे भी आपको मिलेगा उनकी। अच्छा, मैंगो के लिए उन्होंने कहा है कि जी मैंगो तो आप 5 मैंगोज खाएं। ठीक है, सुबह 2 खा लें या दोपहर को 2 खा लें, सुबह इकट्ठे नहीं खाने। हाँ, इकट्ठे नहीं खाने, जो बड़ी बात। इकट्ठे खाएंगे तो फिर आपको पता है ओवर ईटिंग हो जाए। अच्छा, उसकी थोड़ा एंटीडोट। अच्छा, वो कमाल है। कई उसमें आपका जो कोरोना है उसके अगर आपकी गट ठीक है, आपकी न्यूट्रिशन पूरी है, तो कोई भी बीमारी को जरूरत ही नहीं होती। अच्छा, ये उनके अल्फाज है, मेरे नहीं, ये उनकी रिसर्च है। ठीक है। तो मैंगो वर्सेस कोरोना उनका एक बहुत बड़ा प्रमोशन है। आप वो देखें, एक इम्यूनिटी बढ़ती है आम खाने से। जी। अच्छा, एक और। अच्छा, मैं तो लोगों की जो बातें कोट कम करता हूँ, क्या पता दरमियान में क्या कुछ हो, लेकिन वो तो
इनका तो है ना, इससे तो बड़ा कोई उनका वो लेवल किसी का हो नहीं सकता। ठीक है। अभी जो हमारे जो नॉन है, मैं जो देखता हूँ हमारे घरों में हमारे बच्चे, भांजे, भतीजे, छोटे जो हैं, जिसके जो अंडरवेट हो, इस क्वेश्चन ऑफ 2 मंथ ओनली, मैंगो खाएं और ऊपर दूध पिए। जो बच्चा मैंगो खाता है उसको आप चेक कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी जो हेल्थ है वो एकदम पहचाना नहीं जाता बच्चा ये वही है। मैंगो ऐसी चीज है। अच्छा, ये मैंने खुद देखा है, इसलिए कोई किताबी बात नहीं, ये कोई बुकिश बात नहीं है। ठीक ठीक, इस पे बात करते हैं, आम के फवायद पे बात करते हैं कितना ज़रूरी है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे एक मतलब फिर। और जी एडवोकेट सरफराज साहब हमारे साथ हैं, फ़खर अब्बास साहब हमारे साथ हैं, और बात हो रही थी न्यूट्रिशंस के हवाले से बात करते हैं एडवोकेट साहब से, लेकिन बात करते हैं जरा फ़खर अब्बास साहब से कि फ़खर अब्बास बात कर रहे थे कि आयशा बग़ैर इन्वेस्टमेंट के अब लाखों डॉलर कमा सकते हैं। ये डॉलर का जो है वो जो चमक है ये पाकिस्तानियों को बड़ी खींचती है, तो कैसे मुमकिन है, कुछ बताएं, किस तरह कमाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? हाँ, जो मैंने बात की है कि यानी विदाउट इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है, एक जो ना प्लेटफॉर्म है ड्रॉप शिपिंग का, अमेज़ोन के अंदर जाके आप जो है ना बेसिक इन्वेस्टमेंट है आपकी अकाउंट रजिस्ट्रेशन की और उसकी होती है। बाकी आप जो है टोटल बिजनेस अपने पार्टनर के साथ क्रेडिट पे करते हैं। बैंक से आप क्रेडिट लेते हैं, विदाउट इंटरेस्ट आपको क्रेडिट मिलता है, आप उस पे जो बिज़नेस करते हैं उसके लिए आपको बेसिक जो है किसी भी जो होलसेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना होता है। होलसेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके वो आपको अपना कैटलॉग की वो पूरी एक दे देता है सिस्टम कि ये मेरा कैटलॉग है, इसको आप सेल करें। आप उसको सेल करने के लिए जस्ट एक अपनी टीम को ट्रेंड करते हैं। टीम को ट्रेंड करके आपने जो अपना सेलर अकाउंट रजिस्टर्ड करवाया होता है अमेज़ोन के अंदर जाके, उस मार्केट जो पाकिस्तान दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी मार्केट है, जिसने अभी पिछले 3-4 साल के अंदर जो है वो क्या नाम है उसका, जो उसको भी पीछे छोड़ दिया, ये डिजिटल नहीं, अलीबाबा नहीं, अलीबाबा तो कुछ भी नहीं है ना, ये अमेज़ोन ने बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया। पिछले 4 साल के अंदर इस जेफ ने बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया। उसकी रीज़न क्या है? बेसिक उसने इसी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है, ऐसा एक जो है ना अपना वो एक पॉलिसी बनाई है, जिस तरह अभी ये बता रहे थे कि एक जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, प्रोडक्ट आपकी जो है वो A to Z क्लियर हो। फिर उसके बाद जो है उसने एक रिटर्न पॉलिसी बनाई है, जो बेसिक तो एक मुसलमानों के लिए बनती है, लेकिन उसने एक 30 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी बनाई है कि अगर कोई कस्टमर चाहे तो 30 डेज़ के अंदर उसने जो प्रोडक्ट परचेज की है वो उसको रिटर्न कर सकता है। अच्छा, इस पॉलिसी ये पॉलिसी बाहर तक तो हो सकती है, यहाँ तो नहीं है, ये मैं बता दूँ। हाँ, अगर ये बैड एक्सपीरियंस मुझे हुआ, और जब यहाँ बहुत सारे ब्रांड है, ब्रांड में बहुत कम होता है कि आपके साथ ऐसा चांस हो, क्योंकि यहाँ ब्रांड्स की शॉप्स होती हैं, आप उन तक रसाई होती है, आप पहुँच जाते हैं, ये आए आपके फलान ब्रांड से आए, तो ये इसको मसला है, ठीक है। लेकिन बाज़ टाइम जो ब्रांड नहीं होते और नॉन ब्रांडिंग चीज़ें दिखाई जा रही हैं नेट पे, और सस्ती चीज़ें दिखाई जाती हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी का नाम बड़ा कहा जा रहा होता है कि बड़ी सस्ती शर्टें हैं, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की हैं, 400 की हैं, बड़ी अट्रैक्शन लगती है लोगों को, यार इतनी सस्ती शर्ट। अच्छा, लेने के बाद जब वो आता है, उसका कपड़ा देख लें आप, किस तरह का कपड़ा है, साइज़ जो आता है वो गलत आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग जो लोग करते हैं, एक्सपीरियंस उनको जो है पता चलता है कि बाज़ टाइम इस तरह के लोग भी फ्रॉड्स करते हैं या धोखा देते हैं। देखिए, एक मरतबा तो आप कुछ ना कुछ कमा लेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो आपने कस्टमर खो दिया आपने, ये चीज़ बड़ी काउंट करती है। एतमाद ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ज़रूरी है। जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, आप बताएं कि किस तरह का कपड़ा है, कैसा है। बाकी रिस्क तो अल्लाह देता है ना, तो अल्लाह ने अगर आप पर लिखा हुआ है रिस्क तो आपको मिल जाना है, लेकिन इस तरह से रिस्क जब आप कमाते हैं तो फिर वो वक्ती रिस्क हो गया ना, तो फिर जी बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बात यह है कि वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आप लॉयर भी हैं, जो भी अच्छे मालिक मैंने वहां जाके देखा है, अवाम पूरी दुनिया के एक जैसे होते हैं। बिल्कुल। वहां पे क्या होता है, अगर आपने एक दफा कोई चीज डिलीवर कर दी गलत, क्लोथिंग्स हैं, ठीक है, स्टिच,
जीन्स हो सकती है, शर्ट्स हो सकती हैं। अगर वंस आपके कंप्लेंट्स आ गई अगेन, आप पूरी जिंदगी एनलिस्ट हो जाते हैं कि आप वो बिजनेस नहीं कर सकते। इट इज वेल कनेक्टेड विद रूल ऑफ लॉ। एक कोर्ट एक शहर में काफी है, बिल्कुल। उसको तनख्वाह दे, यही लोग दे देंगे। स्टेट को थोड़ा सा आगे आना चाहिए। उस जज की जो तनख्वाह है ये कंपनी वाले देंगे जो अच्छी क्वालिटी मेंटेन करते हैं। मैं देखता हूँ उसमें जो है जो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करते हैं किस तरह सर्वाइव करते हैं। इसी तरह दूसरे मुल्कों में भी आगे अवाम तो एक जैसे होते हैं, वहां पे किसी को ये जरूरत नहीं होती कि दोबारा वो क्राइम करे, वो बिजनेस कर ही नहीं सकता, वो खुद से रोकेगा, हाथ भी जोड़ेगा और अच्छी प्रोडक्ट देगा। रूल ऑफ लॉ इज वेल कनेक्टेड रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कंज्यूमर को शिकायतें बेचारा लेकर फिर रहा है, क्या यहाँ तो 100% क्लेम होता है। जो चीज आप परचेज कर लें आपने खोली रिटर्न नहीं हो सकती। बिल्कुल। इसमें लॉ में अमेंडमेंट होनी चाहिए। जो किसी के साथ ब्लंडर करता है, स्पीडी ट्रायल हो, सामने 10 मिनट में हो सकता है जी आपने ये चीज दिखाई थी, ये नहीं दी आपने, तो आप आइंदा ब्लैक लिस्टेड है। बिल्कुल। तो वो मैं देखता हूँ दोबारा कैसे। मजे की बात ये है, अक्सर ये होता है जब आप कैश ऑन डिलीवरी पे चीजें मंगा रहे होते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है, आप डिलीवरी की चीज की उस वक्त तक नहीं खोल सकते जब तक आप पेमेंट नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा, पेमेंट करने के बाद जब आप खोलेंगे और वो जो चीज जो आपने मंगाई थी, यकीनन अक्सर नहीं भी होती, अगर नॉन ब्रांडेड चीजों की बात करते हैं, ब्रांड भी बाज टाइम हम कुछ मंगवाते हैं, भेज कुछ देते हैं, साइज में फर्क आ जाता है भाई, तो चलो फिर क्लेम किया जाता है, शॉप पर बंदा पहुंच जाता है कि आपको ये हमने करवाया था या ये है। अच्छा, अब एक मजे की बात उस दिन मैं देख रही थी, एक जो है सोशल मीडिया पे एक खातून जो है वो ऑनलाइन काम कर रही है, तो उन्होंने कहा कि जो लोग कैश ऑन डिलीवरी पे जो है वापस रिटर्न कर देंगे चीजें, तो उनके साथ ये होगा वो होगा, उनको हम ब्लैक लिस्ट करा देंगे, हम उनको आइंदा सामान नहीं भेजेंगे। भाई क्यों भेजेंगे आप, जब आप गलत चीजें भेजते हैं और जब कस्टमर आवाम अगर बात करती है तो आप कैसे ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं? ये तो हाल है लोगों। इसमें बाईलाज में भी उन्होंने कंसील किया हुआ है। ये मेरे बच्चे मंगवाते हैं, मैं भी मंगवाता हूँ। एक दफा मैंने शर्ट्स इतनी अच्छी थी मंगवाई, उस पता नहीं कहाँ से लेके उन्होंने वो कर दी, उसको आप पहले खोल सकते हो, ये आपके राइट्स हैं, ये राइट्स होने चाहिए, ये आपके राइट हैं। हाँ। ये बाईलाज में मौजूद है। ये लोगों को ना अंधेरे में रखा हुआ इन्होंने। अच्छा, मेरे साथ हुआ, उनको ये नहीं पता था कि लॉयर है आगे। मैंने कहा ठीक है जी, आपने ये चीज भेजी है, ये वो नहीं है, आप मुझसे पैसे जेन्युइन और पूरे लेना चाहते हैं और मुझे चीज जाली देते हैं, ये कहाँ का जस्टिस है? ठीक है, आपकी जो डिलीवर करने वाली कंपनी, उसको भी मैं ब्लैक लिस्ट करने जा रहा हूँ। उसने मुझे ये कहा, आप मेहरबानी करें मुझे सिर्फ किराया दे दे, ये मैं वापस ले जाता हूँ। मैंने कहा किराया भी नहीं, आपको सजा है, आपकी कंपनी, आप ऐसे बंदे को डील ही क्यों करते हो? ये जो है ना, ये लायबिलिटी आपके शोल्डर पे है, लोगों को पता नहीं है, और ये लोगों को बताना चाहिए। बिल्कुल। ये उनके राइट है, जो पैसे आप पूरे दे रहे हो तो चीज भी तो ठीक दे। ठीक, अब ये बात कहाँ से कहाँ चली गई मैं जरा आम पर वापस आती हूँ। कोरोना और आम का जो मौसम है, इस मौसम में जो मैं कहती हूँ पैदावार है या एक्सपोर्ट है, उस पर कुछ असर भी पड़ा है इस दफ़ा। पिछले सालों की बात अगर करते हैं, क्योंकि पिछले सालों में ऐसा कोई पेंडेमिक नहीं था, तो कितना असर पड़ा है एक्सपोर्ट पर जो है? यू रेज्ड गुड क्वेश्चन। लोग हम ये ख्याल कर रहे थे कि जो है कोरोना की वजह से आम कहाँ जाएगा। हाँ। अभी देखे ना, ये तो एक तो हजरत इंसान की क्या सराही और डिटेक्शन है, और एक अल्लाह ताला की मैनेजमेंट है। जो लोग कोरोना की वजह से घर पे बैठे हुए हैं, उनके पास एक्टिविटी नहीं है, दे लाइक टू हैव मैंगोज मोर एंड मोर एंड मोर। एक तो ये वजह। ठीक। एक नंबर 2 जो है ये है डिमांड इन सब। इस दफा नो डाउट क्रॉप जरा कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि लोग ना खाएं, खानी चाहिए। आप देखें जी, मैं एक और बात, आप मिठाई को 400-500 रुपए के जी, वाई नॉट यू स्पेंड ऑन मैंगो? तो मैंगो है, उसमें तो इम्प्योरिटी है ही नहीं। बिल्कुल। आई डोंट नो उसकी आप जो उसकी जो है अब स्वीट्स खाते हैं जो स्वीट शॉप से, उसका आपको नहीं पता कि उसके साथ क्या है। चीनी है और सारी चीजें जो आपके मुज़र सेहत है, परमिटेड कलर्स भी नहीं होते। बिल्कुल। अच्छा, ये मैंगो तो मैंगो है। अब लोगों में शऊर आ गया, वो मैंगो खाते हैं, कहता है जी इट इज वेल कनेक्टेड विद हेल्थ, पीपल आर हेल्थ कॉन्शियस नाउ, ये उनका राइट है। मैं ये कहता हूँ, जिस तरह मैं बाहर के मुल्क के लोगों को देखता हूँ, मेरी अवाम दोस्त जो है, ये हमारा वसेब जो है, इनको भी हेल्दी होना चाहिए। बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। इसमें आप तो रोज एजुकेट कर रहे हैं, तो इसके जो रिगार्डिंग फूड क्वालिटी है, इस पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए।
अच्छा, आम की क्वालिटी की जब बात हो रही है तो बात करते हैं कौन सी वैरायटी जो है एक्सपोर्ट की जाती है, वो बताएं जो पसंद की जाती है। हाँ जी, बहुत ज्यादा वैसे तो वैरायटीज आम की ला तादाद है, आज तक काउंट नहीं हुई। आप एक गुठली फेंके आम है। अच्छा, एक है मार्केटिंग वाली कुछ वैरायटीज हैं जो हम मार्केट कर सकते हैं, और एक कोई 3 से 4 वैरायटीज जो एक्सपोर्टेबल है। एक लेट समर बेस्ट चौसा है, ठीक है, एक समर बेस्ट है जिसे किंग ऑफ मैंगो कहते हैं, ठीक है, समर हो जाता है उसका आजकल मुल्तान में क्लाइमैक्स है उसका जो है। अच्छा, प्लस जो नवाबपुरी भी उसको कहता है, सफेद चौसा लेट भी, एक ही नाम, मैंगो के 2 नाम है, उसमें रटौर 12 भी है। अभी एक है जी अजीमू वाला भी आ गया नया, ये एंट्री है, ये 5-4 साल में आई है। इट इज गुड एज वेल, इट मेंटेन्स गुड शेल्फ लाइफ एज वेल, खराब जल्दी नहीं होता क्योंकि इसने ट्रेवल करना है। और नवाबपुरी जो लेट वैरायटी जो है सफेद, वो भी अगर आपको पक्का आप रख दे टेबल पे तो उसको 8 दिन कुछ नहीं होता। अच्छा, गुड। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से कुशन है। ठीक है, नवाब फार्मर बहुत काम कर रहे हैं, लोग बड़ा काम कर रहे हैं, हो रहा है बहुत। इतने सारे काइंड्स हैं और हम लोग को 2-4 नाम ही पता है, कोई जनरल से हम सुनते रहते हैं, नटोर का नाम सुन लिया, जुसैरी है, चौसा है, देसी आम हो गया, तो बस ये 2-4 नाम है, माल्टा वाला वो जो तो कुछ इसी एक और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से एक थोड़ा सा बेनिफिट लेना चाहता हूँ। जितने भी लोग हैं जो मैंगो इस्तेमाल करते हैं, जिस आम में एरोमा नहीं है, खुशबू नहीं है, वो ना खाएं। ठीक है, एरोमा का मतलब है वो आम शोर डाल रहा था, आओ जी मुझे खाओ। एरोमा होगा तो उसका टेस्ट भी उस वक्त होगा, ये दोनों चीजें इकट्ठी आती है। ये कोई ऐसा आम है जिसमें वाकई ऐसी खुशबू या अरोमा नहीं होता? हाँ, वो जी नहीं, सभी में होता है। ये हजरत इंसान की कारश है। आम की पेटियां पकती हैं तो जो घर में खुशबुएं होती हैं, आए हाय, कहाँ आम रखे होते हैं और पूरे घर में खुशबू। अच्छा, जो खुशबू नहीं होती ना, ये हजरत अल्लाह ताला ने हर आम में खुशबू डाल दी है। हाँ। अगर कहीं खराबी है तो उसका जिम्मेदार इंसान है। प्री मैच्योर पिकिंग कर लेते, अभी उसको देर होती है, पहले उसको तोड़ लेते। अच्छा, इस बार इस तरह हुआ है, किया गया है, क्योंकि आम जो है वो वाला मजे का नहीं आया, मिठास नहीं आई जो पहले हुआ करती थी, तो प्री मैच्योर जो है आम को तोड़ लिया गया, उसको पका दिया गया, वे जल्दी मार्केट में दे और कुछ अच्छा कहते हैं ना, कुछ वसूल कर ले, कुछ अच्छा मिल जाए, खर्चा जो किया होता है उन्होंने। तो इस पर बात करते नजर हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और आम की बात हो रही है और आम, मज़े मज़े के आम जी, बिल्कुल मुल्तानियों को तो ये बहुत एज है कि यहाँ जो है यहाँ का आम मीठा है, यहाँ के लोग भी मीठे और बहुत ही क्या कहते हैं अच्छे हैं, बड़े ही अच्छे मेज़बान हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी फरमाइशें हो रही होती हैं, आम की फरमाइशें हो रही होती हैं कहीं। तो अब जैसे कि ये मौसम आया तो फरमाइशें कराची वालों की फरमाइशें होती हैं, लाहौर वालों की फरमाइशें होती हैं, यार मुल्तान का आम भिजवा दें, तो यहाँ से जाता है आम। तो अपने शहर वाले लोग जो हैं, अपने मुल्क के लोग जो है, वो भी तो एंजॉय कर रहे होते हैं ना अपने आम की जो है। अच्छा, उसमें देखो जी, ये फलों का बादशाह है आम, और आम का बादशाह है समर बेस्ट चौसा। उसका सीजन आज से 5-6 दिन बाद शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपने अगर आम खाना है या आपने अजीजों को देना है वो आम, ठीक है, तो वो वैरायटी दें, उसकी कंप्लेंट नहीं आएगी। ठीक है जी जी, उसका टाइम अभी आ गया। ठीक, और सबसे बड़ी बात है उसका एरोमा, अगर खुशबू है तो ठीक है, वो पुकार रहा होता है, अगर खुशबू नहीं है तो कहीं पे कोई खराबी है। और खाना चाहिए, पूरी बहुत कमाल चीज़ है। और मैं तो ये कहता हूँ कि शायद जो जन्नत के अल्लाह ताला ने आगे भी तो वादे हैं, तो यहाँ भी अल्लाह ने खुश हो के 225 मुल्क है, इस तरह का आम किसी भी जगह पे नहीं है, किसी भी जगह पे नहीं। बिल्कुल। फखर से बात करते हैं। फखर, ये बताइए कि जो हमारे नौजवान लोग हैं, बच्चे लोग हैं, जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कमा सकते हैं, क्या बताइए कुछ इस हवाले से। नौजवानों को इस हवाले से स्किल्स सीखने पड़ेंगे कि कैसे ऑनलाइन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है अर्निंग की जा सकती है। वो स्किल्स सीखते हैं मार्केट्स के अंदर, डिजिटल जो मार्केटिंग है उसके अंदर किस फील्ड के अंदर ज़्यादा जो है ट्रैफिक है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। वो स्किल्स सीखने के बाद एज ए वर्चुअल असिस्टेंट जो है ओवरसीज़ के साथ और जो इंटरनेशनल जो मार्केट है वहाँ पे वो अपना वो काम करते हैं। वहाँ पे वो जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। वहाँ पे ओवरसीज़ के साथ
या उन इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर एज ए पार्टनर भी उनके साथ सर्विस प्रोवाइड करके एज ए सर्विस प्रोवाइडर उनके साथ वो प्रॉफिट मार्जिन पे भी बिज़नेस कर सकते हैं। उसके अलावा स्किल सीखने के बाद फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके आप अपने स्किल्स जो है सेल कर सकते हैं सीखने के बाद, और आप जो है माहाना जो है हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं। इसी प्लेटफॉर्म को लेते हुए हमारा एक छोटा सा शहर है मियाँ चन्नू, जहाँ पे मिनिमम कोई 300 से 400 सेलर्स बैठे हैं। जबरदस्त। और हर सेलर जो है ना मिनिमम एक दिन की $1 लाख सेल कर रहा है, जो मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन 7 से 10% बनता है। और एक सेलर के पास जो 300 मैंने आपको बताया है 300 से 500 के दरमियान, एक सेलर के पास 10 से 15 लड़के जॉब कर रहे हैं। आप 300 को मल्टीप्लाई कर लें आप 10 से, तो कितने नौजवानों को जो है वो एक जो छोटा सा शहर है वो रोज़गार फराहम कर रहा है। और इस प्लेटफॉर्म के अंदर भी मियाँ चन्नू एक छोटा सा शहर है, पाकिस्तान में उसका पहला नंबर है अगर पूरी पाकिस्तान से देखा जाए, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है पूरे पाकिस्तान से, वो शहर है पहले नंबर पे। और दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा सर्विसेज दे रहा है वो वियतनाम दे रहा है। तो क्या प्रोडक्ट कौन सी है? प्रोडक्ट नहीं है, मैंने सेम आपको एक कैटेगरी बताई है कि होलसेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। होलसेलर के साथ ग्रोसरी होती है, हेल्थ एंड पर्सनल केयर होती है, हेल्थ एंड ब्यूटी होती है, अभी ये कोविड-19 की प्रोडक्ट चली है इससे रिलेटेड होगी, ये यानी बहुत सारी कैटेगरीज की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको जो है रन करके एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट अगर एक स्किल ऐसा है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, फर्ज किया यहाँ से पाकिस्तान से आपको हेल्थ की प्रोडक्ट है या अपना फर्ज एक शर्ट लगा लें आप सेल करना चाहते हैं वहाँ पे, तो आप उसकी ब्रांडिंग करवाते हैं, वहाँ पे असाइन रजिस्टर्ड करवाते हैं, आप एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट के लिए आपको एक मार्केट है, चाइना है, बांग्लादेश है, वहाँ से आप एक्सपोर्ट करवा के अपनी प्रोडक्ट जो है वहाँ पे जाकर रजिस्टर्ड करवा के उसकी जो है इंस्पेक्शन करवाते हैं वहाँ की टीम से। इंस्पेक्शन के बाद जो है एक बहुत अच्छा जो मार्जिन है वो आप वहाँ से अर्न कर सकते हैं। पाकिस्तान से आपको सबसे अच्छी क्वालिटी की जो शर्ट है वो 1000 में तैयार शुदा आपको मिल जाती है। बिल्कुल। अगर वही बेहतरीन क्वालिटी की शर्ट आप वहाँ जाकर रजिस्टर करवाते हैं और वहाँ जाके सेल करते हैं तो मिनिमम आपकी वही शर्ट जो है 3000-3500 PKR के अंदर जाके सेल होती है और आप जो है अच्छा प्रॉफिट मार्जिन। और हमारा ये फिजिकल एक्सपीरियंस है, हम इस मार्केट में बैठे हैं, यानी वो डोंट बिलीवेबल जिसे कह सकते हैं कि आप कभी यकीन नहीं कर सकते कि इतना मार्जिन है या लोगों ने इतना इस डिजिटल मार्केट के अंदर इस मार्केट से पैसा कमाया। तो लोगों ने एक दिन के अंदर बात है सीखने की बात कैसे, मैं ये जरूर बात करूंगी। हम ऑनलाइन बैठते हैं, सोशल मीडिया पे रोज आ रहा होता है, आप घर बैठे हैं, फ्री हैं, आपके पास टाइम है, एजुकेशन नहीं, आ जाए और यहाँ इनबॉक्स करें, हम आपको बताते हैं, हम आपको काम देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब ही झूठ होता है, ऐसा नहीं होता। तो ऐसी कोई जॉब नहीं मिल रही होती, ठीक है। ये बहुत लोग झांसे में भी आ जाते हैं, आप फ्री हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई बात नहीं है, आप घर में फलां हैं, फलां आए और हम आपको जो है ऑनलाइन काम बताते हैं, तो ऐसा सिलसिला नहीं है। तो ये जो काम है, ये स्किल जो है, ये कैसे सीखा जा सकता है? इदारों में जाके सीखना है या किस तरह सिखाया जाता है? क्योंकि जो खुद कमा रहा होता है तो वो बहुत कम है जो दूसरों को माजरत के साथ यहाँ ये चीज़ चलती है। ये कोई नहीं चाहता कि कोई और भी इतना अच्छा खाए पिए जो हम खा रहे हैं। तो ये कैसे सीख सकता है, कुछ बताएं। उसके लिए हमने जो रिसेंटली अभी ये 15 जून को हमने लॉन्च किया पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो 8 शहरों के अंदर प्रॉपर हमारे जो है कोचिंग सेंटर्स और ऑफिसेज हमने खोले हैं, जिसके अंदर प्रॉपर जो है 1-to-1 की ट्रेनिंग के लिए भी हमने अरेंज किया है। अगर कोई फिजिकली ट्रेनिंग लेना चाहता है एडमिशन लेने के बाद, वहाँ जो है 1-to-1 ट्रेनिंग के लिए कर सकता है SOPs के तहत अभी कोविड की सिचुएशन के अंदर। उसके बाद हमने एक प्लान किया है प्रॉपर क्लासरूम्स का हम करेंगे वहाँ पे अरेंज। जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर हमने जूम सेशन का रखा है कि एक स्टूडेंट है वो ऑनलाइन अप्लाई करता है। अभी हमने फर्स्ट बैच जो है वो अनाउंस कर दिया, उस बैच के अंदर जो है यानी 700 के करीब एप्लीकेशंस हमें आ चुकी हैं, अप्लाई कर दिया लोगों ने। तो वो जूम सेशन के ज़रिए हम उनको प्रॉपर जो है वो सेशन देते हैं, उनको ट्रेनिंग्स देते हैं, और जो वो कोर्स कर लेता है उसके बाद एक उसका जो है वो हम रख लेते हैं, टेस्ट रख लेते हैं
वो क्वालिफाई करता है, अगर क्वालिफाई कर जाता है, क्लियर कर जाता है, तो हम उसको अपनी टीम के साथ लेके चलते हैं। फिर हमारे पास एक इन्वेस्टर क्लब होता है जिसके अंदर हमारे पास ओवरसीज़ और इंटरनेशनल लोग, गोरे और इस तरह के लोग हमारे पास इन्वेस्टर क्लब में रजिस्टर्ड होते हैं। उनको रिक्वायर होते हैं VAs कि हमें इस कैटेगरी के अंदर इतने लोग चाहिए, तो हम उनको ईमेल के ज़रिए और अपनी शीट्स वो भिजवा देते कि हमारे पास ये टीम है इतने लोगों की, आपको अगर इनकी सर्विसेज चाहिए तो वो उनके साथ हम उनका या डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं, या इस तरह कर सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन के अंदर कि ये प्रोडक्ट सिलेक्शन भी करेंगे, सेल भी करेंगे और डिलीवर भी करेंगे। प्रोडक्ट जो है वो सारी इनकी जिम्मेदारी होगी, उनके साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स करवा देते हैं। उसके बाद अगर वो खुद से करना चाहे तो फ्रीलांसिंग के अंदर आके जो है वो अपनी जो चीज़ें हैं, वो अपने जो स्किल्स है, हमारे जो ग्रुप है ई-कॉमर्स फ्यूचर, वहाँ से सीखने के बाद हमारे अगर वो ग्रुप के साथ नहीं चलना चाहता, आज़ाद यानी वो करना चाहता है, तो वो एक बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया के अंदर। वहाँ जाकर फ्रीलांसिंग के अंदर अपने स्किल्स जो है उसकी वो अपना प्रॉपर प्रोफाइल बनाता है, बना के जो है वो लोगों को सर्विस देता है। लेकिन फिर आप कामयाब हो जाते हैं। ये बता दूं, हर काम में एक वक्त लगता है, कितना जान मारी करनी पड़ती है, फिर जाके आप कोई मकाम हासिल करते हैं। तो ये कोई वो नहीं कि सोने का चमचा लेकर आप पैदा हुए हैं तो हर काम जो है इजी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वक्त लगता है, मेहनत लगती है, उसके बाद आप कोई ना कोई मकाम ज़रूर हासिल करते हैं अगर आप फ्रिक्वेंटली करते रहें। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का, आप तशरीफ़ लाए। फ़खर अब्बास आपका शुक्रिया, एडवोकेट सरफराज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बातें तो बहुत हैं लेकिन प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म होने जा रहा है, तो मैं चली जनाब बिल्कुल हबीब कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के किचन में, और बिल्कुल तनवीर भाई इंतज़ार में हैं, बना चुके हैं। आज वाइट चिकन बनने जा रही थी और तैयार हो चुकी है। वैसे दो तरह की चिकन आज नज़र आ रही है हमें, तो वाइट चिकन तैयार हो चुकी है और ये इतने प्यारे फूल बूटे बनाते हैं, अल्लाह मियाँ, काश ये मुझे भी कुछ ऐसा बनाना आता। तो ये बताएं ये क्या कैसे बना लेते हैं? आपने तो मुझे सिखाना था। हाँ जी, सिखाएंगे, क्यों नहीं। कब सिखाएंगे आप भाई तनवीर? किसी दिन हम बना लेते हैं। किसी दिन आपने ना ये डेकोरेशन के लिए ये जो फूल बूटे बनाए जाते हैं बड़े माशाल्लाह प्रेजेंटेशन के लिए, तो ये मुझे आपने सिखाने हैं। ये मतलब डेकोरेशन मुझे पीस ही लगता है, इतने मजे मजे के जो आप बनाते हैं। तो अच्छा, वाइट चिकन कैसे बनाई थोड़ा रिपीट कर दें। जी, हमने हाफ KG जो है कि चिकन लिया। जी जी, आप रिपीट करें, मैं थोड़ा टेस्ट करने जा रही हूँ। ठीक है ठीक है। उसके बाद जो है कि हमने हबीब का ऑयल लिया, उसे पैन में डाला, पैन में डालकर हमने उसको जो कि ऑयल गर्म हुआ उसके अंदर हमने चिकन डाला। चिकन के बाद हमने जो कि उसको सोते किया, सोते करने के बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उससे अच्छी तरह उसके अंदर रचने दिया, सोते किया। उसके बाद हमने नमक को, वाइट पेपर को और जीरे को उसके अंदर डाला। ठीक है जी, उसे अच्छी तरह हमने उसके अंदर बनाया, पकाया। उसके बाद हमने थोड़ा सा पानी डाला और जो हमारे पास प्याज थे वो डाल के हमने इसको 3 से 4 मिनट पर जो कि दम पे लगा दिया। दम के बाद हमने जो है कि दही डाला। दही के बाद हमने जो हमारे पास क्रीम, दूध और बादाम पड़े थे उनको मिक्स करके इसके अंदर हमने इसको डाल दिया। ठीक है जी, और अच्छे तरीके से इसको पकाया, बनाया। रही बात इसके टेस्ट की, तो अगर आप इसको थोड़ा सा तेज़ खाना चाहते हैं तो वाइट पेपर का आप इसमें इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, हद से ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि वाइट पेपर एक ऐसी चीज़ है जो गले को लगती है। डायरेक्ट जाके इसको कोशिश करें कि लाइट ही खाएं। ये लाइट फूड है, मैंने खाया और वाकई बहुत टेस्टी है, लाइट सा है और बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, नॉन स्पाइसी है। ये आपके बच्चे शौक से खाएंगे और ऐसे ही डाइट बनानी चाहिए, क्योंकि गर्मियां हैं तो गर्मियों में कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा स्पाइस नहीं खाना। इसके साथ ही आयशा को इजाज़त, गले में फंस गई तो जल्दी जल्दी खाना भी नहीं है आपने। और कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।